अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़हारा, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, ऑथर ऑफ मास्टरिंग क्लिनिकल सर्जरी और मास्टरिंग जनरल सर्जरी। आज हम जो है फरवरी 2026 का पेपर इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरी बुक का ही पेपर है। ये आपकी फर्स्ट एडिशन में जो है ये पेपर ऐड ऑन नहीं था। ठीक है, अब जो बच्चे सितंबर अटेम्प्ट के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये पेपर है। बाकी जो इसकी सेकेंड एडिशन आएगी उसमें आपका एराटा भी होगा, जो मिस्टेक्स थी वो भी ठीक हो जाएंगी, और इसमें एक दो एरर है वो भी मैं इंशाल्लाह ठीक करवा के ये अब अपलोड भी हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, और इसके अलावा ये आपके पास नेक्स्ट एडिशन में भी होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जितने मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए ना, मेरी ज्यादातर प्रेफरेंस ये रही है कि बेले एंड लैब हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं, शॉर्ट्स में भी हमारी नजर से गुजर जाती है। सेबेस्टन है, कुशेरी है, इस तरह की किताबें हैं जो हम नहीं पढ़ते, और उनमें से रेफरेंस मैंने इसमें कोट किया। और रेफरेंस कोट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक एग्जैक्ट लाइन जो है मैंने कोट की हुई है, मैंने उसका पूरा पैरा जो है वो कोट किया हुआ है। इससे मसला सिर्फ ये हुआ है कि थोड़ी सी किताब मोटी हो गई है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। जितना आप इसको पढ़ोगे, आपको 5 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आखिर में ये एक बुक पढ़ोगे, आपके वेबसाइट की रिवीजन हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज की रिवीजन हो जाएगी। इसमें प्री टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जो कॉपी पेस्ट आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जिस बुक से उठाए हुए हैं उसका रेफरेंस मेंशन किया हुआ है। जैसे अब यहाँ पे आप अगर एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, which congenital factor deficiency is associated with delayed bleeding after initial hemostasis? इसका आपका आंसर है फैक्टर नंबर डी। ये आपका कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज कहाँ से उठाया हुआ है? शॉर्ट से उठाया हुआ है। ठीक है, ये रेफरेंस क्वेश्चन भी मैंने मेंशन कर दिया है। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उसने मेंशन किया 69 ईयर ओल्ड मैन है, इमरजेंसी में आया है फॉल के बाद। एक्सरे ने क्या बताया? एक्सरे ने बताया कि नॉन डिस्प्लेस्ड इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है। अब आंसर इसका क्या है? कैनुलेटेड हिप स्क्रू है। बेले का रेफरेंस हम देखते हैं तो बेले कहती है कि आपने अगर नॉन डिस्प्लेस, आपने फ्रैक्चर को डिवाइड किया डिस्प्लेस्ड है या अनडिस्प्लेस्ड है। ठीक है, अनडिस्प्लेस्ड में भी हमने क्या करना है, इसमें आपकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने उसकी स्टेबिलिटी करनी है। आपने अनडिस्प्लेस्ड को भी कैनुलेटेड स्क्रू लगाना है। ठीक है, तो ये आपका सारा जो रेफरेंस है उसमें एक लाइन मेंशन नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट ये करनी है। इसको जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉन डिस्प्लेस को किस तरह ट्रीट करना है, डिस्प्लेस को किस तरह करना है। इसके जो टाइप्स हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। मतलब जैसे आपका आईएमएम के लेवल पे शाहान सलीम ने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए थे, ये भी ऑलमोस्ट ना सिर्फ टॉपिक कवर कर रही है, प्लस आपके पास रेफरेंस क्वेश्चंस, उस टॉपिक पे जो रेफरेंस क्वेश्चन है वो भी एक कवर करेगी। अब इसी तरह एक 70 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसकी लिमिटेड मोबिलिटी है, उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने क्या करना है? हेमी ऑर्थोप्लास्टी करनी है। अब आपने देख लेना है कि आपका जो पेशेंट है वो अच्छा खासा मोबाइल है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपने हिप रिप्लेसमेंट करनी है, आपने हेमी ऑर्थोप्लास्टी करनी है, या आपने टोटल करनी है, या आपने उसको अगर आपने हिप रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, आपने अगर उसको डायनामिक हिप स्क्रू लगाना है या आपने कैनुलेटेड स्क्रू लगाना है, तो वो किन पेशेंट्स में लगाना है। ये टेबल्स आपको पढ़े हुए हैं, जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ा सा एरर आया हुआ है। ये मैं जब बुक में पब्लिश होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट हुई हुई है, कुछ इनकम्प्लीट सा सिनेरियो है। उसमें कहता है कि मेल पेशेंट को सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ है 6 महीने पहले। वो ट्रीट हुआ क्लोज रिडक्शन के साथ, उसके बाद एक्सरे कराया 6 वीक के बाद, उसकी अलाइनमेंट अच्छी है, लेकिन अब जो है वो रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज बाय 3 मंथ। अब उसने शायद एक्सरे कराया और उसमें आपको जो है एक न्यू बोन फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये न्यू बोन फॉर्मेशन क्या है? मायोसाइटोसिस ऑसिफिकेंस है। इसका रेफरेंस मैंने बहुत सारी किताबों में देखा, मुझे सिर्फ नाम मेंशन मिला, लेकिन पहले की जो एमसीक्यूज की बुक है उसमें मुझे इसका रेफरेंस मेंशन मिला कि ये कभी कभी क्या होती है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू हेमाटोमा हो जाता है। ये क्या कर सकते हैं? ये कार्टिलेज को इन्वॉल्व जब करते हैं, ये मैलिग्नेंट नहीं होते लेकिन कार्टिलेज को इन्वॉल्व करते हैं और बोन की फॉर्मेशन करते हैं। बोन की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका आंसर आपको मिलेगा मायोसाइटोसिस, मायोसाइटोसिस ऑसिफिकेंस। ठीक है, ये मुझे सिर्फ पहले के एमसीक्यू वाली जो बुक है उसमें मिला था। अच्छा, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, क्रॉनिक स्मोकर है, 35 ईयर से। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर ओल्ड एज पेशेंट हो, स्मोकर हो, और वो हिस्ट्री दे रहा है हिमेचूरिया को, तो आपने ब्लैडर सीए ब्लैडर को जरूर रूल आउट करना है। ठीक है, अंटिल प्रूवन अदरवाइज उसको सीए ब्लैडर ही होगा। इसका रेफरेंस जो है ये आपको पहले का रेफरेंस भी दिया हुआ है, साथ इसको आप इसमें आपको टेबल भी दिया हुआ है। स्मोकिंग जो है आपकी 2 to 5% रिस्क जो है वो इंक्रीज करा देती है। अब इसी का रश का क्वेश्चन है ब्लैडर, सीए ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, सीए ब्लैडर की प्रेफर ट्रीटमेंट क्या है? मसल इन्वेजन हो जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट है, मसल इन्वेजन नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट है। इस पे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर लैंच का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है
इसी तरह अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। ये मैं जब इसको दोबारा एडिट करवाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। कि आपने देखना है कि पेशेंट 68 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको अब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया का है, वो एसिम्टोमेटिक है या वो सिम्टोमेटिक है, इन दो चीजों के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट का फैसला होगा। अगर तो वो एसिम्टोमेटिक है, कुछ नहीं करना आपने, जो फ्लूइड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, फ्री वाटर की रिस्ट्रिक्शन आप करा दो, ठीक है। अगर वो सिम्टम्स देने लग गया तो आपने क्या करना है, आपने 3% हाइपोटोनिक सेलाइन लगानी है। इसका रेफरेंस जो है हमारी वैले में भी है, लेकिन जो वॉशिंगटन मैनुअल में दिया हुआ है उसमें आपने ये रेफरेंस देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि उसका जो है सोडियम जो एक 118 पे है, और वो जो है उसको क्या हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, डिजनेस हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है। इसमें भी आपने क्या करना है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, आपने 3% हाइपोटोनिक सेलाइन लगा देना है। अच्छा, अब इस पे जो है मैंने मुख्तलिफ जो है एमसीक्यूज कहाँ के ऐड किए हैं, रश के एमसीक्यूज ऐड किए हैं। रश में एक चैप्टर है वो 4A फिफ्थ एडिशन पे, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट पे अगर आपने और क्वेश्चंस देखने हैं तो आपने रश का चैप्टर नंबर 4 जो है वो एक दफा पढ़ लेना है। फिर आपके पास है जी 52 ईयर ओल्ड पेशेंट है, डायग्नोज हुआ है कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा के साथ, कोलोनोस्कोपी की है, बायोप्सी की है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है, कोलोरेक्टल की। कौन सी जीन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जीन आपके पास कौन सी, एपीसी जीन है। आपने ये एपीसी जीन का जो ये सीक्वेंस है ना, ये भी याद रखना है, ये आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बहुत काम आता है। जब आप थ्योरी पास करने के बाद क्लिनिकल में जाओगे ना, तो आपसे एडिनोमा टू कार्सिनोमा सीक्वेंस जरूर पूछते हैं। इसमें आप देखो, नॉर्मल एपिथीलियम है, नॉर्मल एपिथीलियम के बाद जो एक चीज होगी और आपका डिस्प्लेसिया होगा, दैट इज एपीसी जीन। फिर आपके पास अर्ली एडिनोमा है, इंटरमीडिएट है, लेट है, कार्सिनोमा, मेटास्टेसिस है, उसमें बहुत सारी जीन्स है, ठीक है। डीसीसी जीन है कि रास म्यूटेशन है, p53 म्यूटेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास कौन सी जीन की म्यूटेशन है, एपीसी जीन की म्यूटेशन है। ये आपके रेफरेंस क्वेश्चन आ गए। अच्छा, फिर आपके पास है एक पेशेंट है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ऑन द लेटरल टंग, ठीक है। उसकी डेप्थ ऑफ इन्वेजन जो है वो 4.5 mm है, लेकिन उसे कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है। अब इसमें जो आंसर आपको बनता है दैट इज पार्शियल ग्लॉसेक्टमी। 2 सेंटीमीटर से अगर बड़ा आपका ट्यूमर होता है तो उसमें आप पार्शियल ग्लॉसेक्टमी करते हो, ठीक है। 2 सेंटीमीटर तक होता है, आप पार्शियल ग्लॉसेक्टमी करते हो। ये आपको रेफरेंस मिलेगा एसआरबी में। अगर तो आपके पास छोटा ट्यूमर है 1 सेंटीमीटर का, उसको आप वाइड लोकल एक्सcision करो या लेजर से आप उसको रिमूव कर सकते हो। अगर उसका साइज जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर है तो आप पार्शियल ग्लॉसेक्टमी करोगे। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो फिर आपने क्या करना है, हेमी ग्लॉसेक्टमी करनी है। इसके ऊपर भी जो रेफरेंस क्वेश्चन है वो लैंच का क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, वेबसाइट का नहीं, लैंच का क्वेश्चन ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट्स का क्वेश्चन ऐड हुआ हुआ है। फिर जी क्वेश्चन है आपका कि 45 ईयर ओल्ड वुमन है, प्रेजेंट की एब्डोमिनल पेन के साथ, एक्सरे ने आपको क्या बताया, रेडियो पे एक शेडो बताए हुए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास हाइपर थायरॉइडिज्म का सिम्टम आता है ना, वो पेशेंट जो है वो स्टोन्स के साथ आता है। बाकी आपने वही याद रखना है कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होंगे, फटीग है, मसल पेन है, एब्डोमिनल पेन है, जो उसको वो एब्डोमिनल ग्रोन्स और पेन्स इस तरह का जो सिनेरियो देता है कि आपने प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो स्टोन है, प्राइमरी जो उसकी कंप्लेन, जिस कंप्लेन के साथ आएगा, ठीक है। ज्यादातर वेग सिम्टम्स देता है, लेकिन किडनी स्टोन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो क्या है, किडनी स्टोन्स है। अच्छा जी, पेशेंट है, अब पेशेंट को क्या हुआ है, वो जर्म लाइन म्यूटेशन की क्या है, STK11 जीन म्यूटेशन है, ठीक है। प्यूस जैगर उसको सिंड्रोम है। अब उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें सर्वेलेंस क्लोनोस्कोपी करनी है। ये सर्वेलेंस क्लोनोस्कोपी आपको शॉर्ट्स में भी इसका रेफरेंस मिलेगा, और बेले का एक टेबल है चैप्टर नंबर 12 पे, ऑन्कोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें अगर आप देखो, उसमें ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने जरूर करना है। किस किस सिंड्रोम में कौन सी जीन आएगी, वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है, ये आपने नोट करना है, ठीक है। और उसमें आपने करना क्या है, अब ये आपके पास प्यूस जैगर ये क्या है, ये डोमिनेंट, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक क्लोनोस्कोपी करानी है और एक मेमोग्राफी करानी है, क्योंकि ये बाउल कैंसर भी कराता है और ये ब्रेस्ट कैंसर भी कराता है। बाकी आपको पता है कि इसमें फ्रेकल्स होते हैं और पिगमेंटेशन होगी अराउंड माउथ। अच्छा जी, फिर आपके पास है कि 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको गन शॉट इंजरी हुई है। गन शॉट इंजरी के बाद उसको हुआ क्या, नेक पे गन शॉट इंजरी हुई है, और उसका जो कॉमन कैरोटिड का डिफेक्ट है ना वो 1.5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है। इसमें आपको जो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, ये आपसे आपको शॉर्ट से दिया गया है। इसमें आपने क्या करना है, प्राइमरी एंड टू एंड रिपेयर करना है। अब आप जब इसका डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि जो आर्टीरियल डिफेक्ट है ना वो 1 to 2 सेंटीमीटर तक के जो डिफेक्ट है ना, हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस है उसको लाइगेट करके हम उसको प्राइमरी रिपेयर लेते हैं। हमारे पास इतनी मोबिलाइजेशन आ जाती है, जब हम छोटी ब्रांचेस को डिवाइड कर देते हैं तो वो मोबिलाइज इनफ हो जाता है,
कि आप उसको एंड टू एंड प्राइमरी रिपेयर कर दो। बाकी आप डिटेल इसमें पढ़ लोगे कि आपने डेक्रोन कब लगाना है, आपने पीटीएफई कब प्रेफर है, ग्रेट सफनेस वेन कब प्रेफर है, आपने ग्राफ्ट कब लगाना है, ये सारी चीजें जो है आपको किस में मिल जाएंगी, श्वार्ट्ज के ट्रॉमा वाले चैप्टर में, वहां से ये रेफरेंस उठाया हुआ है। उसके बाद आपको इसका जो रेफरेंस क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट का दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 3 साल का बच्चा है, प्रेजेंट किया है वो विद पेनलेस सॉफ्ट एंटीरियर नेक स्वेलिंग जो कि ट्रांसइल्यूमिनेट करता है ब्रिलियंटली। ये जो ब्रिलियंटली वाला वर्ड है ना, ये आपका जो है वो पैथोगोमिक पॉइंट है किस चीज का, सिस्टिक हाइग्रोमा का। इसका भी मेरा ख्याल रेफरेंस क्वेश्चन आपका वेबसाइट का दिया हुआ है कि आपने करना क्या है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या हो सकती है और डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या हो सकती है, ये दोनों पूछते हैं। फिर आपके पास है जी 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इसको सुपरफिशियल पेराटोडेक्टमी की थी, लो ग्रेड म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर आया था। इसमें भी दो चीजें, अब आपने अगर लो ग्रेड है नेगेटिव मार्जिन, आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन एंड रीअश्योरेंस देना है। ये आपको सर्जिकल एसेंस में मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा नहीं मिला। सर्जिकल एसेंस में मुझे ये टेबल मिल गया, लो ग्रेड और हाई ग्रेड वाला। ठीक है, अगर हाई ग्रेड है तो उसमें आपने टोटल पेराटोडेक्टमी करनी है, सुपरफिशियल पेराडेक्टमी से काम नहीं चलेगा। और अगर लो ग्रेड है तो लो ग्रेड है में आपने सुपरफिशियल करनी है, नेगेटिव मार्जिन आ गया आप ऑब्जर्वेशन पे रखो, पॉजिटिव मार्जिन आ गए तो फिर आप पेरोटिड पूरा निकालो। 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, स्टैब इंजरी हुई है 1 सेंटीमीटर बिलो द टिप ऑफ द राइट स्कैपुला। ठीक है, अब आपने करना क्या, वैसे पेशेंट वाइटली स्टेबल है तो आप क्या करोगे, आप सीटी टेस्ट कराओगे। श्वार्ट्ज का रेफरेंस से ये टेबल आपने याद रखना है। ठीक है, गन शॉट इंजरी हुई है, आपने कब क्या सीटी कराना है, कब एग्जामिनेशन करानी है, कब आपने उसको ओटी टेबल की तरफ लेके जाना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है कि आपने स्प्लीनेक्टमी की है, स्प्लीनेक्टमी करने के बाद सडनली पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है। अब हुआ उसको क्या, एक्सरे आपने कराया तो एक्सरे करा के आपको जो है गैस्ट्रिक शेडो जो इनलार्ज मिल रहा है। मैनेजमेंट में क्या है, हुआ क्या है, इसको एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन हुई है। मैनेजमेंट क्या है कि आप एनजी ट्यूब डालोगे और कंजर्वेटिवली मैनेज करोगे। ठीक है, ये रेफरेंस आपको मिलेगा एसआरबी में। एसआरबी में कॉम्प्लिकेशन में आपके पास आता है गैस्ट्रिक डायलिटेशन। गैस्ट्रिक डायलिटेशन की मैनेजमेंट में क्या है, क्लिनिकल फीचर्स भी आपको बताए हुए हैं, एक्सरे भी आपको बताया हुआ है, और मैनेजमेंट क्या है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना है और आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करनी है। अच्छा जी, फिर आपके पास एक 28 ईयर ओल्ड फीमेल है, वो हेयर ड्रेसर है, वो जब हाथ से ज्यादा काम करती है तो उससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव पेन है, नमनेस है, वीकनेस इन हर राइट पर लिम है। ठीक है, आपने 3-4 चीजें वो आपने याद रखनी है। आपने थोरेसिक आउटलेट को याद रखना है, आपने स्टील सिंड्रोम को याद रखना है। ये तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक में जो है उसको सिनकपी होगी, इसमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में उसको सिनकपी नहीं होगी। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है ना, वो फिर आगे, अगर आगे मेरे ख्याल इसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको जो है वो सिनकपी और बार बार इस तरह का बताएगा कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, या ये कोई कोई भी सेरेब्रल रिलेटेड अगर आपको सिम्टम्स दे रहा हो तो आपका ध्यान जो है वो सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई सिम्टम नहीं दे रहा, सिर्फ उसका हाथ का कंप्लेन है, और हाथ में भी आपने याद रखना है कि पेन पूरी आर्म में जा रही है या पेन जो है वो सिर्फ आपके हैंड पे है। हैंड पे है तो आपने कार्पल टनल को याद रखना है, अगर पूरे आर्म में जा रही है तो फिर आपने सब इसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को याद रखना है कि उसको सर्वाइकल रिब हो सकती है। सर्वाइकल रिब का जो आपका ये है रेफरेंस है ना, वो बहुत अच्छा रेफरेंस सेमेस्टर में दिया हुआ है। ये पहले भी मैंने मेंशन किया हुआ है पिछले पेपर्स में भी, और ये मैंने आपको फिर मेंशन यहाँ पे करके दिया कि अगर आपकी नजर से दोबारा गुजरेगा तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपको याद रहेगा। इनिशियली आपकी जो डायग्नोसिस है वो किस पे बनेगी, क्लिनिकली बनेगी। आपने कुछ क्लिनिकली टेस्ट करवाने हैं, टेस्ट करवाने के बाद जो आपने एक काम कराना है वो क्या कराना है, वो आपने एक्सरे करवाने हैं। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन की फिल्म्स आप करवाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है देखना है कि अब आपने करवाना है कि आपने सीटी करवाना है या आपने एमआरआई कराना है, न्यूरोजेनिक हो रहा है या उसको वेस्कुलर हो रहा है। अच्छा, फिर अब ये एक क्वेश्चन है कि 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसकी पेनक्रियाटोडेक्टमी हुई है, उसके बाद कार्सिनोमा की वजह से 5 दिन के बाद उसको क्या हुआ, उसको एब्डोमिनल ड्रेन में क्लाउडी फ्लूइड आने लग गया है। ठीक है, अब ये पुअर रिकॉल है, मुझे नहीं पता कि अगर यही वर्ड मेंशन किया है कि क्लाउडी आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, और अमाइलेज लेवल जो है उसका थोड़ा सा 3 टाइम इंक्रीज है। अब ये दो दो चीजें हैं जिसमें हम फंस रहे हैं। एक तो है आपके पास या तो ये पेनक्रियाटिक फिस्टुला हो सकता है, ये कायरोसाइटिस हो सकती है। पेनक्रियाटिक जो फिस्टुला है उसमें तो आपके पास क्लाउडी फ्लूइड नहीं आएगा, उसमें आपके पास उसकी डायग्नोसिस में क्या आएगा कि आपके पास अमाइलेज रिच फ्लूइड आएगा। ठीक है, काइलस में आपके पास अमाइलेज रिच नहीं आएगा लेकिन आपके पास क्लाउडी फ्लूइड आएगा। अब आपने मैनिपुलेशन की है। काइलोसाइटिस होता कब है कि जब आप रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फेटिक कोई डायसेक्शन करते हो। पेनक्रियास क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, आप रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फेटिक डायसेक्शन तो करोगे ही करोगे। इसमें आपके पास दोनों रेफरेंसेस दिए हुए हैं। सेबेस्टियन का रेफरेंस है
कायलोसाइटिस के लिए भी, कायलोपेरिटोनियम के लिए भी। फिर सेबेस्टियन का रेफरेंस है पैनक्रियाटिक एसाइटिस के लिए भी, कि दोनों रेफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तो ये क्लाउडी वो फ्लूइड का पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपका जो सिनेरियो है ना वो ज्यादा जाता है कायलोसाइटिस की तरफ। आप ये दोनों डिटेल्स पढ़ लेना और हम देखेंगे। अब जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है उनको ज्यादा पता है कि वो रिकॉल क्या था, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको फिट इन कर लेंगे। अगर तो अमाइलेज आ रहा है तो आप पेनक्रियाटिक फिस्टुला की तरफ जाओगे, और अगर क्लाउडी फ्लूइड आ रहा है तो फिर आप कायलोसाइटिस की तरफ जाओगे। फिर ये भी दूसरा क्वेश्चन भी आपका इस टॉपिक के ऊपर है कि उसने कहा है कि मिल्की फ्लूइड आ रहा है, और कितना फ्लूइड आ रहा है ये हमें नहीं पता। आपने जो है आउटपुट पे डिसाइड करना है। अगर 1 लीटर से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब हाई आउटपुट है, अगर 1 लीटर से नीचे आ रहा है इसका मतलब लो आउटपुट है। लो आउटपुट को आप कैसे ट्रीट करते हो? आपने लो फैट डाइट और ऑब्जर्वेशन पे रखना है। इसका ये आपका रेफरेंस क्वेश्चन भी मेंशन किया हुआ है, श्वार्ट्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है, श्वार्ट्स का मेंशन किया है, रश का मेंशन किया हुआ है। आपको इसकी ट्रीटमेंट भी पता चल जाएगी। आपने इनिशियली इन्वेस्टिगेट कैसे कराना है, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। फिर आपके पास है 62 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया के साथ 4 महीने से। एंडोस्कोपी ने आपको बताया कि मिड एसोफेगस की बायोप्सी करके आपको अल्सरेटिव लेजन मिल गई है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, लेकिन कोई डिस्टेंट मैच नहीं है। तो आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? इसकी ट्रीटमेंट में आपने न्यू एडजेंट कीमोथेरेपी देनी है, फॉलोड बाय सर्जरी करनी है। अब ये श्वार्ट्स का रेफरेंस है कि आपने जो है पेशेंट को डिफाइन किया हुआ है 3-4 कैटेगरी में, कि वो कौन सी डिजीज है। वो अर्ली डिजीज है, कन्फाइंड टू एसोफेगस, अगर T1 T2 N0 है तो आपने क्या करना है? लोकली एडवांस है T1 से T3 तक, N1 है तो क्या करना है? या M हो गया, डिसेमिनेट हो गया, तो फिर आपने क्या करना है? अब आपके पास जो लोकली डिजीज है ना उसको तो आप लोकल थेरेपी दे सकते हो। जो आपके पास लोकली एडवांस डिजीज है, लोकली एडवांस में आपने क्या करना है? मल्टी मोडल थेरेपी देनी है। मल्टी मोडल थेरेपी में आपने क्या करना है? इसमें आपने कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी, या कीमो रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, कीमो रेडियो देके फिर आपने सर्जरी की तरफ जाना है। अच्छा, ये फिर एक और वेग सा सिनेरियो था जिसमें 67 ईयर ओल्ड वुमेन है, फटीग है, पेरेस्थीसिया है, गेट इंस्टेबिलिटी, एग्जामिनेशन में लॉस ऑफ वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस है, उसका एचबी लो है, उसको एनीमिया है, अपर जीआई जब आपने एंडोस्कोपी किया तो उसमें कोई एक अल्सरेटिव लेजन भी है। ये वाले जो सारे पॉइंट्स है ना ये आ जाते हैं सीए की तरफ, और ये वाले जो पॉइंट्स है ना ये समहाउ कोई मेटास्टैटिक डिपॉजिट को जो है वो कवर कर सकते हैं। इसमें बाकी जितने भी ऑप्शन अगर आप देखो तो सेफेस्ट ऑप्शन आपका क्या बनता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बनता है। क्योंकि बाकी जो विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, वो जो है वो लो एचबी, एनीमिया और बायोप्सी जो अल्सरेटिव लेजन है उसको नहीं डिफेंड नहीं कर पाती है। तो इसमें जो आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन बनता है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का बनता है। अच्छा जी, फिर आपके पास यही एक और इस तरह का सिनेरियो कहते हैं, पेशेंट है, प्रेजेंट किया है प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, अर्ली स्टाइटी है उसको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टमक के जो सी होते हैं ना वो प्रेजेंट इस तरह करते हैं, वो साइलेंट होते हैं, अर्ली स्टाइटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास एग्जामिनेशन में उसको लार्ज पाल्पेबल मास मिल रहा है एपिगेस्ट्रियम में। एंडोस्कोपी की है तो एंडोस्कोपी में क्या मिला है? गैस्ट्रिक मिकोजा आपको नॉर्मल मिल रहा है। सीटी कराई है तो सीटी कहता है कि मास जो है वो अराइज कर रहा है फ्रॉम स्टमक और एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स ट्रांसवर्स कोलोन तक जा रहा है। लेकिन एंडोस्कोपी पे जो नॉर्मल पॉइंट है ना वो आपका पैथोगोमिक पॉइंट किसका? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर पे। रेफरेंस आपको मिलेगा वैली का। वो कहता है कि ओवरलाइंग म्यूकोजा जो होता है ना उसका नॉर्मल होता है, इसलिए आपने टारगेटेड बायोप्सी करनी होती है। फिर आपके पास आया जी पेरोटिड के ऊपर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का क्वेश्चन है। कहता है कि आपने एफएनएससी की है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, बेनाइन कंडीशन आई है, सुपरफिशियल लो में पड़े, आपने जो है फेशियल नर्व को इंजर करने से बचाना है। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा कैप्सुलर डायसेक्शन करेंगे। जब आप कैप्सूल से बाहर बाहर ही उसका डायसेक्शन कर दोगे तो आप क्या करोगे? आप फेशियल नर्व की इंजरी को फेशियल नर्व को इंजर करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर डायसेक्शन फॉर सिलेक्टेड बेनाइन पेरोटिड ट्यूमर किस लिए होता है? टू अवॉइड फेशियल नर्व की डायसेक्शन। ना उसकी डायसेक्शन की जाएगी और ना उसको इंजरी होगी। अच्छा जी, फिर आपके पास क्वेश्चन है उसमें कहता है पेनलेस स्वेलिंग है इन द राइट सबमेंडिबुलर रीजन फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। स्वेलिंग जो है वो क्या है? सिस्टिक है, फ्लक्चुएंट है, इंटरमिटेंटली इंक्रीज इन साइज हो रही है, जब वो खाना खाता है तो वो इंक्रीज हो जाती है। सर्जन प्रेफर कर रहा है कि उसके पास डेफिनेटिव प्लान क्या हो और रिकरेंस ना हो। अच्छा, इसमें अब 3-4 बातें। जो बेले 27 है वो कहती थी कि आप जो है उसे को सिर्फ एक्सरसाइज कर दो, रिकरेंस रेयर है। लेकिन बेले 28 जो है वो कहती है कि नहीं, रिकरेंस होती है। और इसके अलावा जो बाबू का रेफरेंस है ना वो कहता है कि आपने क्या करना है? फॉर्मल आपने ग्लैंड को के साथ ही इसको एक्सरसाइज करना है। ग्लैंड भी एक्सरसाइज करोगे और वो सिस्ट भी एक्सरसाइज करोगे। वैसे फिर आपके पास है कि पेशेंट आया है
मल्टीपल इनलार्ज लिम्फ नोड के साथ प्रेजेंट है, सर्वाइकल लिम्फ नोड उसके 3 मंथ से इनलार्ज हुए हैं, ठीक है। फिर आपको कहता है कि फर्म नॉन टेंडर मेटेड टुगेदर है, लो ग्रेड फीवर है। अब जो मेटेड लिम्फ नोड मिलते हैं ना आपको, वो आपको मिलते हैं टीबी में। आपको टीबी में मेटेड लिम्फ नोड मिलेंगे, और आप जब लिम्फोमा की डायग्नोसिस आपको या सिनेरियो आएगा तो उसमें आपको जो है मेटेड लिम्फ नोड में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसमें आपको अलग अलग लिम्फ नोड मिलेंगे। अब लिम्फोमा की डायग्नोसिस जो है वो आपकी स्पेसिफिकली या तो वो आपको स्प्लीनोमेगाली हेपेटोमेगाली का हिंट देगा, सिनेरियो दोनों सेम ही होंगे, या वो आपको मेटेड लिम्फ नोड नहीं बताएगा, ठीक है। अब ये दो चीजें जो आपको डिस्टिंग्विश करके देंगी कि आपका डायग्नोसिस लिम्फोमा की तरफ जा रहा है या आपका डायग्नोसिस टीबी की तरफ जा रहा है। टीबी में कुछ किताबें कहती हैं कि आप फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करा लो, लेकिन प्रेफर्ड क्या है कि आप उसकी सीजनल बायोप्सी करो। और लिम्फोमा के लिए तो आपने एफएनएससी कभी भी नहीं करनी, क्योंकि आप एफएनएससी करते हो, आप क्या करते हो, उसको आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट कर देते हो। लिम्फोमा के लिए आपको पूरा का पूरा लिम्फ नोड उठाना होता है, फिर आपकी डायग्नोसिस बनती है। तो एक सीजनल बायोप्सी जो है वो ऑलवेज प्रेफर की गई है, ठीक है। रेफरेंस देखो, इसमें आपको पहले का भी दिया हुआ है, आपको शॉर्ट्स का भी दिया हुआ है, इसके अलावा आपको रेफरेंस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। और आप ये याद रखना कि अगर आपके पास मल्टीपल लिम्फ एडिनोपैथी हो ना, इंग्वाइनल लिम्फ नोड पॉजिटिव है, एक्जिला पॉजिटिव है, सर्वाइकल पॉजिटिव है। सर्वाइकल अगर 2 सेंटीमीटर का और इंग्वाइनल जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, एक्जिला 2.5 या 3 सेंटीमीटर का, तो आपने प्रेफर कौन सा करना है, आपने सर्वाइकल लिम्फ नोड उठाना है बायोप्सी के लिए। सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो ऑलवेज प्रेफर्ड होते हैं। अच्छा, ये भी आपका वही सेम क्वेश्चन है। वो कहता है इसमें, उसने कहा लिम्फ नोड की पैथोलॉजी आपको लग रही है और पैथोलॉजिस्ट चाहता है कि वो टिश्यू डायग्नोसिस बनाए। टिश्यू डायग्नोसिस आपकी किस पे बनेगी, टिश्यू डायग्नोसिस आपकी हमेशा एक्सीजनल बायोप्सी भी बनेगी, या इंसिजनल बायोप्सी भी बन सकती है जिसपे आपको टिश्यू चाहिए। एफएनएससी आपको क्या बताएगा, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, सेल की स्टडी आपको एफएनएससी बताएगी। और एक्सीजनल बायोप्सी पे आपको क्या मिलेगा, टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू की स्टडी आपको कौन बताएगा, या तो कोर बायोप्सी बताएगी या आपको एक्सीजनल बायोप्सी या इंसिजनल बायोप्सी बताएगी। अच्छा, अब 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, उसको बिलो न्यू एम्पुटेशन है क्रिटिकल इमिस्कीमिया की वजह से। कहता है कि आपने जो है डिस्टल स्टेटस देखना है कि डिस्टल स्टेटस किस आर्टरी का अच्छा होना चाहिए। डिस्टल स्टेटस आपके पास प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो आपके पास बेहतर होनी चाहिए। इसका रेफरेंस आपके पास एसआरबी का है। अच्छा जी, ये आपका सिनेरियो 2-3 दफा जो है ये रिपीट हुआ है कि आपने ये कॉपी पेस्ट एमसीक्यू है आपका किसका, रश का, ठीक है। ये एज इट इज ही आपके पास 2-3 अटेम्प्ट में रिपीट हो रहा है कि आपके पास ऑर्गेनिज्म आए हैं, 108 ऑर्गेनिज्म आपका टिश्यू कल्चर के ऊपर आया, तो आपका एक डर्टी वूंड था, उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म आया। अब आप क्या करोगे, आप रिपीट डिब्राइवेंट करोगे। अब आपके पास एक पेशेंट है, 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट ने प्रेजेंट किया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, ठीक है। उसको एपिगेस्ट्रिक रीजन में जो है वो पेन है, पेन है, वॉमिटिंग है, हिमोडायनेमिकली स्टेबल है। जहां हिमोडायनेमिकली स्टेबल आएगा आपने क्या करना है, आपने सीटी कराना है विद आईवी कंट्रास्ट, ओरल कंट्रास्ट नहीं कराना। जहां पे भी आपको शक हो परफोरेशन का, आप ओरल कंट्रास्ट की तरफ नहीं जाओगे, आप आईवी कंट्रास्ट की तरफ जाओगे। रेफरेंस आपको कहाँ पे मिला हुआ है, बेल एंड लेफ्ट का रेफरेंस है। अच्छा, अब आपके पास है 1 साल का बच्चा है, उसको क्राइंग है, वॉमिटिंग है, रेड जेली स्टूल पास कर रहा है, पाल्पेबल मास एब्डोमेन में, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर तो वो पूछेगा कि बच्चे में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो बच्चे में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास अल्ट्रासाउंड है। अगर वो वैसे पूछे कि इंटरसेप्शन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो वो सीटी है। अब अगर हम इसमें देखें तो बेले कहती है सीटी स्कैन इज करंटली कंसिडर्ड द मोस्ट सेंसिटिव रेडियोलॉजिकल मेथड फॉर कंफर्मेशन ऑफ इंटरसेप्शन, ठीक है। अब सेबेस्टियन का रेफरेंस मैंने मेंशन किया। अगर वो पूछता है कि इनिशियल, तो करंटली एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड एज इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। फिर आपके पास मैंने रेफरेंस के लिए एक और क्वेश्चन भी ऐड किया, एफसाइड का क्वेश्चन है। वो कहता है कि इसी तरह 2 माह का हेल्दी बच्चा आया है, ठीक है, बेबी गर्ल है। उसके लिए आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। उसके लिए आपने उसने क्या उठाया, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। छोटे बच्चे को सीटी से नहीं गुजारेंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर तो वो पूछे कि डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर इंटरसेप्शन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंटरसेप्शन रिगार्डलेस ऑफ द एज क्या है, जो आपके पास सीटी आएगा। अगर वो स्पेसिफिकली पूछे कि इस बच्चे में आपने क्या करना है, तो आपने अल्ट्रासाउंड कराना है। या अगर वो पूछे कि इनिशियल डायग्नोसिस क्या है, वो आपने क्या कराना है, आपने अल्ट्रासाउंड कराना है। अच्छा जी, अब पेशेंट है, उसको सिनेरियो के किस चीज का दिया हुआ, सॉस सेप्सिस का दिया। सॉस सेप्सिस के लिए आपने याद रखना है, आपने नॉन कंट्रास्ट इनहेंस सीटी कराने, आपने लिवर की एब्सेस और आपने लिवर की एब्सेस और आपने स्प्लीन की एब्सेस। उसके लिए आपने याद रखना है कि आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हो और अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज कर सकते हो। सीटी आपको कोई एडेड बेनिफिट नहीं देगा, किसमें, लिवर में और स्प्लीन में। लेकिन रेट्रोपेरिटोनियल के लिए आपने क्या करना है, सीटी गाइडेड ड्रेनेज करना है। और इसमें जो आपको पिक्चर
का रेफरेंस है पहले का भी, वो भी आपके पास सीटी गाइडेड ड्रेनेज है, ठीक है। नॉन कंट्रास्ट सीटी आप कराओगे और उसके साथ आप क्या कराओगे, उसी के थ्रू आप उसका ड्रेनेज करा दोगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, उसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 38 ईयर ओल्ड मेल है, 7 मंथ की उसकी उसकी हिस्ट्री है पेरी एनल डिस्चार्ज की, ठीक है। वो ऑन एंड ऑफ डिस्चार्ज उसको हो रहा है। हिस्ट्री किस चीज की, डायग्नोसिस क्या बन रहा है, फिस्टुला का बन रहा है। फिस्टुला के लिए याद रखना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के एमआरआई फिस्टुलोग्राम है। फिर आपके पास आता है जी, पेशेंट है, उसको स्वेयर इचिंग है अराउंड पेरिनेल रीजन, वो डिनाई कर रहा है, कोई पेन कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, फीकल कॉन्टेनेंस उसकी नहीं है। आपने जो है क्या करना है, आपको क्या है डायग्नोसिस किया, पिन वॉर्म इन्फेक्शन है। याद रखना है कि पिन वॉर्म इन्फेक्शन जो है वो ई वर्मिकुलरिस भी है, वो थ्रेड वॉर्म भी है, वो सीट वॉर्म भी है, ठीक है। ये तीनों चारों नाम के साथ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसका सिनेरियो आप इसका जो रेफरेंस है वो आपके पास पहले में दिया हुआ है। फिर आपके पास पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ओपन अपेंडेक्टमी हुई है, अपेंडेक्टमी के बाद उसको स्वेयर पेन है, वूंड साइड पे फीवर है, टेकिकार्डिया है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, टेंस स्वेलिंग है, स्किन डिस्कलरेशन है, क्रेपिटस मिल रही है। आपके पास क्या है, ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, ये आपके पास आ जाता है नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस में। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बेले में, मल्टीपल रेफरेंस आपको आगे भी मिलेंगे इसके। इसके आपके मुझे मैंने सेबेस्टियन के भी बहुत अच्छे रेफरेंसेस के इसमें दिए हुए हैं। फिर आपके पास यही क्वेश्चन आया हुआ है, वो कहता है कि नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस हुआ है, इंट्राऑपरेटिव एक्सटेंसिव ग्रेश नेक्रोटिक एरिया है, डिश वाटर फ्लूइड आ रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने वाइड एक्सcision करनी है नेक्रोटिक एरिया का विदाउट थिंकिंग ऑफ एनाटॉमिकल बॉर्डर। ये आपका रेफरेंस जो है सेबेस्टियन का दिया हुआ है कि नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन होता है ना, उसके लिए रिपीटेड डिब्राइमेंट चाहिए होती है, और आपने शार्पली एक्सरसाइज करके एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल रिम आपने उठाना ही उठाना है, और आपको मल्टीपल विजिट्स करने पड़ेंगे ओटी के, वरना इसकी जो है मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। ये भी वही सिनेरियो आपके पास जो है वो नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस का ही दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, आपने रीलुक सर्जरी की तरफ जाना है। फिर आपके पास पेशेंट है, उसको प्लूरल इफ्यूजन हुई हुई है, मॉडरेट फ्लूइड कलेक्शन है, कोई लोकलाइजेशन नहीं अर्ली फेज में। अब आपने क्या करना है, चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है। इसका रेफरेंस आपको पहले की चैप्टर नंबर 60 में मिलेगा, उसने आपको बताया हुआ कि अर्ली फेज है। फिर आपके पास प्लूरेंट फेज है, आपके पास ड्रेनेज किस में करना है, आपने एक्सोडेट किस में होगा, आपके पास वो किस में ऑर्गेनाइज किस में हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो उसमें ड्रेनेज काम नहीं करेगा, तो फिर आपने जो है थोरकोटमी की तरफ जाना है। ये 3 स्टेजेस है, उनकी तीनों मैनेजमेंट है, ये भी आपने देख लिया। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है इंटीरियर डिस्लोकेशन है, उसके साथ आपको क्या है, सक्सेसफुल आपने रिडक्शन कर लिया, लेकिन आपका जो कंप्लेन है वो है कि इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर। ये जो इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर है ना, ये आपके पास कौन सी इंजरी आती है, रेडियल नर्व की इंजरी, ठीक है। अब आपके पास मैंने ये टेबल में मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी डिस्लोकेशन होगी, उसमें मोस्ट कॉमन इंजरी कौन कौन सी है। एंटीरियर अगर आपका शोल्डर डिस्लोकेशन है तो उसमें मोस्ट कॉमन इंजरी आपके पास एक्सिलरी नर्व इंजरी है। शोल्डर डिस्लोकेशन है पोस्टीरियर है तो उसमें आपके पास एक्सिलरी आर्टरी की इंजरी है। शाफ्ट फ्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर है, रेडियल नर्व की पाल्सी होगी, ठीक है। ये कौन कौन सी फुट ड्रॉप किसमें है, रिस्ट ड्रॉप किसमें है, ये आपका टेबल है, ये आपने टेबल एक दफा देख लेना। फिर आपके पास सिंपल सा सिनेरियो है, पेशेंट है, उसको रैपिड प्रोग्रेसिव पेन है, स्वेलिंग है स्क्रॉटम के ये 2 दिन से, क्या है, फॉर्नियर गैंग्रीन है। रेफरेंस आपको पता है, रेफरेंस मैंने इसमें सेबेस्टियन का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने कोशिश की है कि मल्टीपल बुक्स को ऐड ऑन किया जाए, क्योंकि पहले हम सब पढ़ते हैं, सेबेस्टियन से जो नॉलेज मिल सकता है वो देख लें, फ्रॉड से जो नॉलेज मिल सकता है वो देख लें, कुछ एरी जो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करी है हम वो देख लें। फिर आपके पास है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी हुई है, पेशेंट जो है वो unable to elevate her arm above shoulder level, और एग्जामिनेशन में आपको क्या है, मीडियल प्रोमिनेंस है ऑफ द स्कैपुला की, क्या हुआ, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हुई है। ये आपका रेफरेंस सेबेस्टियन का है, सेबेस्टियन में सब बताया हुआ है। आपके पास कौन कौन सी नर्व इंजरी होगी, उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपने पैराग्राफ जरूर पढ़ने हैं। फिर आपके पास है जी नॉन हीलिंग अल्सर है, बोन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, रिपीटेड एम्ब्रायमेंट, ये आपको नहीं पता चल पा रहा है, आपने क्या करना है, आपने बोन की इन्वॉल्वमेंट के लिए आपने एमआरआई कराना है, ताकि आप रूल आउट कर सको कि पेशेंट को ऑस्टियोमाइलिटिस तो नहीं है। फिर पेशेंट आपके पास आया, पैसेज ऑफ फ्रेश ब्लड पर रेक्टम है फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। अब हिस्ट्री किस चीज की तरह है, लो ग्रेड फीवर की तरह है, 2 वीक से आपको टाइफाइड की तरफ जाना है, ठीक है। 2 वीक से अगर वो लो ग्रेड फीवर है और अब ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आ रहा है, तो फिर आपने क्या देखना है, आपको टाइफाइड के अल्सर हो सकते हैं। वैसे इसमें जो एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है ना, इसमें फ्रेश ब्लड नहीं होना चाहिए था, इसमें मिलेना के साथ होना चाहिए था। लेकिन चलो, अपर जीआई ब्लीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन टाइफाइड का जो है अल्सर मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ पे होंगे,
पायर पैचेस के ऊपर, पायर पैचेस या टर्मिनल इलियम पे आते हैं। मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत मिक्स ब्लड है इसमें। फिर आपको पेशेंट दिया हुआ फार्मर है, दूसरा हिंट दिया सूडान का है, मल्टीपल नंगे पाँव चलते हैं, पाँव पे चोट लगती है, कोई थ्रोन लगता है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है कि पेशेंट जो है वो मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस के साथ आते हैं और पेनलेस आता है। माइसिटोमा रेफरेंस जो आपके पास बेल एंड लव का दिया हुआ है, और उसमें भी उसने मेंशन किया हुआ है कि जो कॉमन बेल्ट है उनका उनको उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर आपके पास एक 4 साल का बच्चा है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेनलेस फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग है, और उसको जो है क्या है, कोई देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन और पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन। इसके लिए आपके पास क्या आएगा, जुवेनाइल रेक्टल पोलिप आएगा, मोस्ट कॉमन आपके पास। मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं और पे भी पढ़ा है, मुझे वो बुक याद नहीं आ रही, सेबेस्टियन या शॉर्ट्स है, कहीं और भी मैंने पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है ना बच्चों में, वो आपके पास जुवेनाइल रेक्टल पोलिप आता है। मेरे ख्याल इस पे कोई क्वेश्चन है, या शॉर्ट्स का क्वेश्चन है या सेबेस्टियन की कोई लाइन है, ठीक है। और दूसरा आपके पास है कि अगर पोलिपोसिस कोलाई होता है ना, तो उसकी डायग्नोसिस कब बनती है, एडोलसेंस में मिलती है। तो ये 4 साल का बच्चा है, जुवेनाइल पोलिप इसमें होगा। फिर आपके पास रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी पे आपका बैले 27 का जो टेबल है वो मैंने रिपीटेडली मेंशन किया हुआ है, वो टेबल अपने याद रखना है। उसमें आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपकी रेडियोथेरेपी काम करेगी वो किस फेज में करेगी, वो लेट G2 और M फेज पे काम करेगी। फिर आपके पास क्वेश्चन है कि स्मोकर है, 52 ईयर ओल्ड स्मोकर है, सुवेयर रेस्ट पेन है उसको फुट में, ठीक है, डस्ट की कलर डिस्कलरेशन है, और इमेजिंग ने आपको बताया लॉन्ग सेगमेंट आर्टीरियल स्टेनोसिस इन्वॉल्वमेंट। ये जो लॉन्ग सेगमेंट आर्टीरियल स्टेनोसिस इन्वॉल्वमेंट है ना, ये सब इंटीमल एंजियोप्लास्टी आप इसमें करोगे। इसका सिनेरियो आपको बैले में भी मिलेगा, ठीक है। वो आपको बताता है कि अगर लॉन्ग सेगमेंट होता है, आपने उस अच्छी आपने वो करनी है, रिवेस्कुलराइजेशन करनी है, तो लॉन्ग ओक्लूजन के लिए आप क्या करते हो, आप परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी कर देते हो। सेबेस्टियन का भी रेफरेंस, और सेबेस्टियन ने स्पेसिफिकली आपको ये डायग्राम भी दिया है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से पढ़ो, जिसमें उसने बताया हुआ है कि इसको लॉन्ग सेगमेंट ओक्लूजन था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब इंटीमल एंजियोप्लास्टी करके उसकी रिकवरी कर दी है। अच्छा जी, फिर पेशेंट है, उसको कहते हैं कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी विथ प्लेसमेंट ऑफ बेयर मेटल स्टंट है, जो कि 2 वीक पहले हुई है, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखनी, 2 वीक पहले उसकी हुई है। अब उसको जो है वो रिस्क ऑफ सर्जरी है, मोस्ट ऑपरेटिव। आपने क्या करना है, द सर्जन टीम वांट्स टू नो द सेफेस्ट मिनिमम ड्यूरेशन टू डिले द सर्जरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव स्टंट थ्रोम्बोसिस। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, अच्छा अब उसको 2 वीक पहले हो चुकी है, कितने और वीक का आपने टाइम देना है, आपने 2 वीक का और टाइम देना है, 4 वीक आपने पूरे करने हैं ना, 1 मंथ का टाइम है। तो 1 मंथ के टाइम के लिए आपने 2 वीक पहले हो चुके हैं, 2 वीक और है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई ऑप्शन आपका जो है वो 4 वीक को नहीं कर पा रहा है, मतलब 4 वीक में वो फॉल नहीं कर पा रहा है, 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते ये आपके पास 4 वीक कंप्लीट हो जाते हैं। इसने देखो मेंशन भी किया हुआ है, सर्जरी शुड बी डिलेड अ मिनिमम 14 डेज आफ्टर बलून एंजियोप्लास्टी एंड 30 डेज आफ्टर बेयर मेटल स्टंट। 30 डेज कैसे पूरे होंगे, 2 वीक पहले और 2 वीक बाद के। चलिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, एस्पिरिन पे है, उसके बाद उसने क्या करना है, आपने उसको एंडोस्कोपी पे लेके जाना है, ठीक है। आप एंडोस्कोपी की इवैल्यूएशन के लिए अगर वो लो डोज एस्पिरिन पे है, तो पहले किताबें कहती थी कि एस्पिरिन जो है वो आप 5 से 7 दिन के लिए बंद कर दो, ठीक है। लेकिन अब जो नई रिसर्चेज है, मुझे लगता है कि मेरी बुक में भी किसी पुराने पेपर में मैंने उसको 5 डेज या 7 डेज मेंशन किया हुआ है, और मैंने रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन अब जो नई स्टडीज आती है ना, वो यही कहती है कि अगर आपने एंडोस्कोपी करनी है तो कोई मसला नहीं है, आप एस्पिरिन को कंटिन्यू करो। इसमें आपको बेल एंड लव का भी रेफरेंस मिलेगा, इसमें आपको सेबेस्टियन का भी रेफरेंस मिलेगा, और मेरे ख्याल शायद मैंने शॉर्ट्स का भी कहीं पे रेफरेंस ऐड किया हुआ है। आपने वार्फरिन कब रोकनी है, 5 दिन पे। आपने क्लोपियोडेकल कब रोकनी है, 10 दिन पे। अगर कंटिन्यू एस्पिरिन का मेंशन किया हुआ है कि कंटिन्यू करें, तो आप उसको ये ऑप्शन उठाएं। लेकिन अगर आपका 7 डेज मेंशन किया हुआ है, तो फिर पुरानी किताबों के हिसाब से आपका 7 दिन बनता है। स्मोकिंग अगर मिनिमम पूछता है तो 48 आवर, अगर मैक्सिमम पूछता है तो 8 वीक। एस्ट्रोजन ओसीपीज ले रहा है, 4 वीक के लिए आपने ब्लॉक करना है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है 14 दिन के लिए। लिथियम 24 आवर के लिए। एसी इनहिबिटर 24 आवर के लिए। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर 2 दिन के लिए। कोई मेजर उसको कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ है तो इलेक्टिव सर्जरी आप 9 मंथ के लिए बंद कर दोगे। एमआई हुआ है तो नो इलेक्टिव सर्जरी फॉर 3 to 6 मंथ। अच्छा जी, फिर टेटनेस का प्रोफाइल ये भी हमने बहुत दफा रिपीटेडली
पड़ा है। पहले हमारे पास जो है वो बूस्टर डोज अगर 5 साल पे हमने लगा दिया तो वेल एंड गुड, नहीं लगाया तो आप रिपीट करते हो। लेकिन अब जो है वो 5 साल का नहीं है, अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन गाइडलाइन आई है और बैलेंस 28 में ने भी बताया, वो 10 साल का बताया कि 10 साल की अगर उसकी इम्यूनिटी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई एडिशनल टेटनेस प्रोफाइल हमने नहीं लगाना। इसका रेफरेंस आपको सेबेस्टिन में भी का भी मेंशन किया है और बेले का तो हमने पढ़ा हुआ ही है। ये भी सेम वही है। क्या इसमें आपने क्या करना है, आपने स्टेटस उसका नहीं पता है, फुल ब्लोन डिजीज है, फुल ब्लोन डिजीज में आपने क्या करना है, आपने डिप्राइमेंट करनी है, आपने पेंसिलिन लगानी है, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी है और टेटनस टॉक्साइड भी लगानी है। इसका भी सेबेस्टिन का रेफरेंस मैंने मेंशन किया है, बेले एंड लव का भी किया है, कुछ शेरी का भी किया है, और मेरे ख्याल सेबेस्टिन का भी मैंने किया हुआ है कहीं पे, सेबेस्टिन का ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपने एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों करनी है। फिर आपके पास जो 15 साल का बच्चा आया है, डायग्नोसिस क्या बन रही है, टेस्टिकुलर टॉर्शन की बन रही है, हाई राइटिंग आपको वो मिल रहा है, टेस्टिस मिल रहा है, रिफ्लेक्स उसका खत्म हो गया है, 4 घंटे के अंदर आया है। फिर भी 6 घंटे में आपके पास स्कीमिया का टाइम होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आपने डिले नहीं करनी है, आपने अर्जेंट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है। यही आपको जो है क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, रश्क में भी बिल्कुल सेम एज इट इज कोई क्वेश्चन है कि 4 घंटे पहले की हिस्ट्री दे रहे हैं, स्वेयर पेन है, क्या उसने ऑप्शन उठाया सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने दोनों साइड की करनी है, बायोलेटरल करनी है, सेम डे पे आप करोगे, इसका भी रेफरेंस आपको मिलने में मिल जाएगा। फिर आपके पास 70 साल का बाबा है, लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन है, आप उसको सडन एब्डोमिनल पेन है, डायग्नोसिस क्या बनी, मेसेंटेरिक इस्कीमिया की बनी, क्या करोगे, सीटी विद आईवी कंट्रास्ट कराओगे। श्वार्ट्ज का रेफरेंस है, बेले का रेफरेंस है और सेबेस्टियन का रेफरेंस है। पेशेंट है, ट्रॉमा हुआ है, उसको जो है लॉन्ग बोन की इंजरी हुई है, 48 आवर बाद टेकिपनिया कंफ्यूजन है, हाइपोक्सीमिया क्या हुआ है, आपको फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम हुआ है, इसका रेफरेंस आपको एसआरबी में मिलेगा। अच्छा जी, पेशेंट है नॉन हीमोफीलिया का पेशेंट है, इलेक्टिव सर्जरी कर रहे हो, स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेशन आर नॉट रेडिली अवेलेबल। अब आप क्या करोगे, टेम्पररी आपने क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करने हैं तो आप उसको क्या करोगे, टेम्पररी हम क्या कर सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हैं। इसका मैंने आपको कहाँ से, श्वार्ट से भी रेफरेंस दिया हुआ है, मैंने आपको वॉशिंगटन मैनुअल का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको फिर स्पेसिफिक, अगर आपको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पूछे या बेस्ट प्रोडक्ट पूछे तो वो आपके पास जो डेफिशिएंट फैक्टर है वही आपके पास आएगा, फैक्टर नंबर 8, ठीक है। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि आपने आपको मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास माइल्ड हीमोफीलिया, उसमें आपने क्या करना है, स्वेयर हीमोफीलिया, उसमें आपने क्या करना है। उसके अलावा आपको आगे जो है वो एक टेबल भी दिया हुआ है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर हीमोफीलिया और एक और डिजीज है मेरे ख्याल, प्लेटलेट डिसऑर्डर, उसमें क्या क्या डिफेक्ट मिलेंगे, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी और उसमें क्या क्या चीजें आप जो है वो आप प्रोवाइड करोगे। इसमें आपके पास क्या, आपने ये याद रखना है कि वॉन विली ब्रांड में जो है, वॉन विली ब्रांड डिजीज में आपके पास ब्लीडिंग टाइम जो है वो भी इंक्रीज होता है। वॉन विली ब्रांड डिजीज, तीन तीन चीजें हैं, तीन चीजें आपके पास इंक्रीज होंगी, ठीक है। तीन चीजें किस किस में गड़बड़ होगी आपके, इसमें देख लो, इसमें आपको ये समझ में आएगा। वन विली ब्रांड डिजीज में आपके पास फैक्टर नंबर 8 कम होगा, आपके पास एपीटीटी ज्यादा होगा, आपके पास ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, दो वर्ड है, दो चीजें गड़बड़ होंगी, इसमें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, आपके पास एपीटीटी इंक्रीज होगा, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, ब्लीडिंग टाइम, इसमें आपने याद रखना है कि आपने ब्लीडिंग टाइम आपके पास नॉर्मल रहेगा और इसमें भी आपके पास फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है। फिर आपके पास पेशेंट है, पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, बहुत स्वेयर एब्डोमिनल पेन है, कोई एक इंडिकेशन जो स्वेयर जो आप ऑपरेटिव इंटरवेंशन की तरफ जाओगे, दैट इज इंट्रैक्टेबल पेन। ये आपका उसमें वेबसाइट का भी एक रेफरेंस है, उसमें भी उसने मेंशन किया हुआ है कि इंट्रैक्टेबल पेन है तो आप सर्जरी की तरफ जाओगे, और बेले का भी यही रेफरेंस है। और वो ये भी बताता है कि अगर पेन है तो इसका मतलब ये भी है कि आपने पेशेंट को काउंसिल करना है कि 50% ऑफ केसेस में ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा और 50% केसेस में ये भी हो सकता है कि पेन सबसाइड ना हो। पेशेंट है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का है, अब आपने इंटेंसिव केयर यूनिट उसको दिया हुआ है, आपने जो है क्या करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसको देनी है। क्या करोगे, आप अर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन दोगे, और अर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन आपने पेनक्रेटाइटिस के लिए याद रखना है कि अगर आपके पास वो आपसे पेनक्रेटाइटिस का पूछ रहा है तो आपने नेजोगेस्ट्रिक या एंट्रल फीडिंग आपने चूज करनी है। और अगर वो आपको पेनक्रेटिक फिस्टुला का पूछ रहा है तो फिर आप जो है डुोडेनम को बाईपास करके जिजोनम में डालोगे ट्यूब, ठीक है।
नेसोजेनिकल फीडिंग हम सिर्फ फिस्टुला में करेंगे। वैसे पेनक्रियाटाइटिस है, आप नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग करो और उसको एनपीओ भी ना रखो, आप एंट्रल न्यूट्रिशन को जितना जल्दी दे सकते हो आप दो। सेप्टिक शॉक का पेशेंट है, उसके लिए आपके पास क्या होगा, उसके उसको आपको पता है कि आपका पैथोलॉजिक पॉइंट क्या है, पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होगी, पूलिंग होगी और वार्म पेरिफेरी मिलेंगे। शॉर्ट्स जो है वो सेप्टिक शॉक को वेजो डायलेटरी शॉक के साथ ही रेफर करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास सर्च का एक सिनेरियो, सर्च का सिनेरियो आपको पता है कि आपने ये क्राइटेरिया पोर्ट्रेट करना है कि इसमें से कोई भी दो चीजें करें, हाइपोथर्मिया है, हाइपरथर्मिया है, टैकीकार्डिया है, टिकेपनिया है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो 12,000 से ज्यादा है या 4,000 से कम है, तो आपका पेशेंट जो है वो सर्च में आ जाता है। अगर तो यहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाता तो फिर हम इसको सेप्सिस में कन्वर्ट कर देते। अगर कोई एप्सिस डॉक्यूमेंटेड दे देता, अगर कोई एनास्टोमोटिक लीकेज दे देता, कोई भी आपको या ब्लड कल्चर पॉजिटिव दे देता तो फिर हम इसको सेप्सिस में लेके जाते हैं, वरना विदाउट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आप इसको सर्च की कैटेगरी में फॉल कराओगे। फिर आपके पास सूडोसिस का सिनेरियो है। सूडोसिस के सिनेरियो के लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक इमेज, आपने कोई कुछ चीजें नोट करनी है। अगर आपके पास मिच्योर सिस्ट है, इन्फेक्ट नहीं हो रही है, सिम्टम्स दे रही है, आप क्या करोगे, उसको अंदर ड्रेन करोगे। इमेच्योर सिस्ट है, सिम्टम्स नहीं दे रही है, इमेच्योर सिस्ट है, सिम्टम्स नहीं दे रही, कुछ भी नहीं करो, ऑब्जर्व करो। इमेच्योर सिस्ट है, सिम्टम्स दे रही है, उसकी वॉल जो है वो मैच्योर इनफ नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे, उसको परक्यूटेनियस ड्रेनेज करोगे। और अगर इन्फेक्टेड है तो उसमें भी आप इंटरनल ड्रेनेज के साथ परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हो इन्फेक्शन में। और अगर पेनक्रियाटिक एब्सेस है तो आप वेले में एब्सेस के हेडिंग दी हुई है, या फ्लिग्मॉन मास, अगर कोई इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ है, वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो उसमें आप क्या करोगे, इंटरनल ड्रेनेज करोगे। अच्छा, फिर यही सिनेरियो फिर आपके पास जो है वो सूडोपेनक्रियाटिक सिस्ट के ऊपर है। कहता है कि 55 ईयर ओल्ड वुमेन है, परसिस्टेंट एपिगैस्ट्रिक पेन है, डिस्टेंशन है 6 वीक से, ठीक है। सीटी ने बताया 7 सेंटीमीटर का उसको सूडोसिस्ट है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड डेमोन्स्ट्रेट किया है कि सिस्ट जो है वो बल्ज करी इनटू द गैस्ट्रिक लिगमेंट विदाउट द एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस। हेमोडायनामिक स्टेबल है। अब आप क्या करोगे, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है उसने आपको दिए हुए हैं, कंजर्वेटिव है, एंडोस्कोपिक ड्रेनेज है, विपल प्रोसीजर है, परक्यूटेनियस लिवर ड्रेनेज है, टोटल पैंक्रियाटेक्टमी है। कुछ भी जो है वो सेफेस्ट नहीं बन रहा है, एक्सेप्ट कि आप एंडोस्कोपिक ड्रेनेज ऑफ सिस्ट करो। ऑल्दो जो ओपन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसका रिकरेंस रेट भी कम है। इस बात का जो है वो रेफरेंस क्या है, इस बात का रेफरेंस जो है वो श्वार्ट्ज है, इस बात का रेफरेंस जो है वो कुशेरी भी है। ऑल्दो ओपन सर्जिकल ट्रीटमेंट रिमेन गोल्ड स्टैंडर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेनक्रियाटिक सिस्ट, ठीक है। और इसी तरह श्वार्ट्ज और मैंने ने भी रेफरेंस दिया है कि उनके रिकरेंस रेट में बहुत फर्क है, 5 to 15 का फर्क जो है वो आपको ये दे रहा है। शॉर्ट्स भी कहता है कि मोस्ट एक्सपीरियंस थेरेप्यूटिक जो एंडोस्कोपिस्ट है उनका भी रिकरेंस रेट या कॉम्प्लिकेशन का रेट कितना है, 70 to 90% है। Therefore, use of endoscopic methods to treat sterile or infected pancreatic necrosis has a higher complication rate and is limited to specialized center। तो आपने एंडोस्कोपी से पहले आपने प्रेफर करना है कि आप ओपन सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाओ। फिर आपके पास पेशेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग उसकी हिस्ट्री है एट्रियल फिब्रिलेशन की, सडन उसको उसने खाना खाया उसके बाद उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ईसीजी ने कंफर्म कर दिया एट्रियल फिब्रिलेशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी आया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेसेंटेरिक इस्कीमिया का सिनेरियो है। फिर आपके पास 66 ईयर ओल्ड स्मोकर है, उसको पेन हुआ है, उसको कोल्ड है, राइट लिम्ब उसकी कोल्ड है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया उसने उसने कंफर्म कर दिया कि एम्बोला है, पॉप्लीटियल के ऊपर एम्बोला है, आपने क्या करना है, आपने एम्बोलेक्टमी करनी है। थ्रोम्बोसिस आप कब देखोगे, जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है। थ्रोम्बोलिसिस करने में जो है पेशेंट को क्लॉट डिसॉल्व करने में कुछ टाइम लगता है। अगर आपके पास एक्यूट इमरजेंसी है तो आपने क्या करना है, आपने एम्बोलाइजेशन करनी है। इनिशियल सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप हेपरिन लगाओगे, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करोगे, आपने एम्बोलेक्टमी करनी है। अच्छा, फिर आपके पास पेशेंट आया, पेनलेस लंप है निपल में, अब अल्ट्रासाउंड ने जो है उसको जो है सस्पिशियस लीजन करार दिया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप कोर कट बायोप्सी करोगे। इसका रेफरेंस जो है ये देखो, सेबेस्टियन से मैं उठाया हुआ है, कहता है कि पहले हिस्टोरिकली जो है फाइन नीडल एस्पायरेशन की जाती थी, वो कॉमन थी, ठीक है। लेकिन कहता है फाइन नीडल एस्पायरेशन अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके देगी कि मैलिग्नेंसी है या नहीं है, ठीक है, डिस्पाइट दैट आपको कोर नीडल बायोप्सी जो है रिक्वायर्ड है फॉर डेफिनेटिव हिस्टोलॉजी। कोर नीडल बायोप्सी इज मेथड ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट लेशन जो भी है। सैंपल आपने उठाना है, आप कहाँ से उठाओगे, कोर नीडल बायोप्सी उठाओगे। आपने हमेशा कोर कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी प्रेफर करनी है ओवर एफएनसी। फिर आपके पास एक सिनेरियो है, ब्रेस्ट लंप का ही है, मेमोग्राफी हुई है, उसमें क्लस्टर्ड माइक्रो कैल्सिफिकेशन आ रही है, कोर बायोप्सी ने जो है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो जो है वो कंफर्म कर दिया। एक्सटेंसिव है, मल्टी सेंटारिक है, ये जो दो वर्ड है ना, एक्सटेंसिव और मल्टी सेंटारिक, ठीक है।
ये आपको किस तरफ लेके जाता है कि ये जो है नाइस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स आपने देखना है, उसको आपने याद रखना है। ये आपसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं। रेक्टल कार्सिनोमा इन साइटो का वॉशिंगटन मैनुअल का रेफरेंस है, उसने आपको बताया कि आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो। आप वाइड लोकल एक्सcision कर सकते हो, आप मेस्टेक्टमी कर सकते हो, आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हो। ज्यादातर जो आपके पास डेंजरस वाले होते हैं या पुअर प्रोग्नोस्टिक वाले डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो होते हैं, उसमें क्या होता है, वो वीडियो टाइप जो होते हैं वो होते डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपके पास सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आ जाती है। एक दफा आपने मेस्टेक्टमी कर ली तो फिर आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं कर सकते। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें क्योंकि डिजीज जो है वो मल्टी सेंटेरिक है, डिसेमिनेट हुई हुई है, आप मेस्टेक्टमी करोगे और मेस्टेक्टमी के साथ ही आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी कर दोगे। यहाँ पे आपका मुख्तलिफ आपको जो है वो रेफरेंस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। फिर आपके पास मेलानोमा का सिनेरियो है, जो आपका स्टेज बन रहा है वो 2B बन रहा है, और ये आपका स्टेज नीचे मेंशन भी किया हुआ है। ये आपका रेफरेंस जो है वो पहले से उठाया हुआ है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है क्या है, वाइड लोकल एक्सcision है मेलानोमा के ऊपर ही, और यही आपका रेफरेंस क्वेश्चन जो है ये एज इट इज आपका रश का क्वेश्चन है। ठीक है, उसने भी यही बताया हुआ है कि 2.1 mm की थिकनेस है, अल्सर नॉन अल्सरेटिव लीजन है। अब आपने क्या करना है, आपने वाइड लोकल एक्सcision करने हैं, कितने सेंटीमीटर का मार्जिन उठाना है, 2 सेंटीमीटर का मार्जिन उठाना है, और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है। हर वो कार्सिनोमा जो 1 mm से बड़ा होगा ना, तो उसके लिए आपने सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है। कुछ ऐसे लीजन है जो कि आपके पास हाई रिस्क फीचर वाले हों, तो उनमें अगर थिकनेस जो है वो 0.7 mm से बड़ी हो, या अल्सरेशन हो, या माइटोसिस जो है उसकी मोर देन 1 पर mm² हो, तो उसमें भी आपने सेंटिनल बायोप्सी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है। वरना एवरी लीजन जो कि 1 mm से बड़ी है वो आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करो। मेलेनोमा की बात करें, सेंटिनल लिम्फ नोड ब्रेस्ट में सेंटिनल लिम्फ नोड का रोल है, फिनाइल कार्सिनोमा में सेंटिनल लिम्फ नोड का रोल है, और ये आपके पास मेलानोमा में सेंटिनल सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल है। फिर ये आपको जो है फ्लूइड के ऊपर वो दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है। आप फ्लूइड फ्लूइड कैलकुलेट करोगे, पार्कलैंड फार्मूला से आप फ्लूइड कैलकुलेट करोगे, टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 4। जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप पहले हाफ जो है वो आप पहले 8 घंटों में दोगे, सेकंड हाफ को जो आप फिर 2 पे डिवाइड करोगे, और 8 घंटे और 8 घंटे टोटल 16 घंटे में आपको फ्लूइड दे दोगे। पेशेंट है, 47-year-old पेशेंट है, प्रेजेंट किया विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, फीवर है, वॉमिटिंग है, 3 दिन से एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है। ठीक है, आप पेशेंट को फ्लूइड मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, वो रिजॉल्व नहीं हो रही, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, इंडिकेट आपने क्या करनी है, इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करनी है। इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी इंटरवेंशन इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या है कि अगर आप फेलियर टू इंप्रूव विद इन 24 आवर, स्पेशली अगर पेशेंट जो है वो उसकी एज 60 से बड़ी है, तो आप प्रोसीड करोगे टुवर्ड्स सर्जिकल इंटरवेंशन। बाकी आपका जो गाइडलाइन है, टोक्यो गाइडलाइन, वो भी मेंशन हुई है। फिर आपके पास पेशेंट है, ब्रियाटिक सर्जरी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ब्रियाटिक सर्जरी में आपने जो उसका बीएमआई का टेबल दिया है वो आपने याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि किन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वेरी वेरी पे थायमीन की डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपने ये याद रखना है कि पेशेंट आया हुआ है, उनको कोली के साथ, कोली भी बहुत अ, मतलब कोहली के साथ भी बहुत ज्यादा ये प्रेजेंट करते हैं जब आप कोई बेरियाटिक सर्जरी करते हो या वेट रिडक्शन सर्जरी करते हो, तो उसके बाद गॉलस्टोन फॉर्मेशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आया है, वो आपको प्रेजेंट कर रहा है, इंटरमिटेंट लेग की पेन है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। ठीक है, अब आपका सिनेरियो किस तरफ जा रहा है, इंटरनल हर्निएशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास जो वो किया हुआ है, रेफरेंस मेंशन किया हुआ है, वो आपके पास वेल एंड लव का रेफरेंस मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसमें आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ है, कहता है 3 साल का बच्चा है, माल नरिश है, बीच में आया है, डॉक्टर जो है वो उसकी बेड साइड पे रैपिड मेथड ऑफ असेसिंग न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना चाहता है। तो इसमें आपके पास जो आंसर है वो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है। अच्छा, मिड आर्म सर्कमफेरेंस और स्किन फोल्ड थिकनेस, ये दोनों जो है वो आपके पास एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स में आते हैं। और बेले, शॉर्ट्स और बाबू, इन दोनों को ही मेंशन करके अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई मेंशन रेफरेंस मिलेगा जो आपको मिड आर्म सर्कमफेरेंस को जो है वो स्पेसिफिकली फेवर कर रहा होगा, तो मेंशन कर दूंगी। फिलहाल मुझे इन दोनों के ही रेफरेंस मिले, स्किन फोल्ड थिकनेस भी और मिड आर्म सर्कमफेरेंस भी। अच्छा, फिर ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, इस्थिमस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। एंगल आपके पास क्या है, 15 to 45 का है। रेफरेंस आपका दिया हुआ है, मैनिपुलेशन एंगल का भी दिया है, एलिवेशन का भी दिया है, और इस्थिमस एंगल का भी दिया है, डिग्री भी दी हुई है और रेंज भी बताई हुई है।
फिर आपके पास जो है वो आपके पास एक सिनेरियो आया थायरोग्लॉसिल डक्ट सिस्ट के ऊपर। उसकी लोकेशन पूछ रहा है, इंफ्रा हायर्ड जो है मोस्ट कॉमन लोकेशन है, या जगस्टा हायर्ड जो है मोस्ट कॉमन लोकेशन है। आपको ये बाबू में भी इसका रेफरेंस मिलेगा और शॉर्ट्स में भी इसका रेफरेंस मिलेगा। और ये जो आपका सिनेरियो ये भी आपके पास सिस्टम इस एंगल के ऊपर ही है, वो एंगल पूछ रहा है। ये एंगल जो है बिटवीन ऑप्टिकल एक्स और एक्सिस और इंस्ट्रूमेंट के दरमियान वाला एंगल होता है। अच्छा, अब आपके पास एक सिनेरियो है जो आपके पास अम्ब्लाइकल हर्निया के ऊपर है। अम्ब्लाइकल हर्निया का पेशेंट है, एसाइटिस का पेशेंट है, या सिरोसिस का पेशेंट है। दो तरह के सिनेरियो। अगर तो उसको अम्ब्लाइकल हर्निया वो सिम्टोमेटिक नहीं है, या उसकी स्किन थिनिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, या ये नहीं बताया हुआ कि उसकी स्किन से जो है वो एसाइटिक फ्लूइड ooze हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, तो आपने पहले एसआईटीज को ट्रीट करना है, उसके बाद आप हर्निया रिपेयर करते हैं। अगर आपका सिनेरियो चाहता है कि जी आपका पेशेंट है उसका स्किन थिनिंग हो गई है, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, और या स्किन से जो है वो आपका एसाइटिक फ्लूइड यूज हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, वो आपने उसमें इमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर करना है। इसका रेफरेंस जो है वो मैंने सेबेस्टियन का भी दिया हुआ है, और एब्साइट की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी उसने मेंशन किया हुआ है कि ये सर्जिकल इमरजेंसी है। एसिम्टोमेटिक हर्निया है, कुछ नहीं करना। एडल्ट हर्निया, लार्ज हर्निया, इनकार्सरेटेड हो गया, थिनिंग ऑफ ओवरलाइंग स्किन है, या अनकंट्रोलेबल एसाइटिस है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर कर देना है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा और फिर उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। फिर आपके पास एक और ही हर्निया का सिनेरियो है। 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, प्रेजेंट किया पेनफुल स्वेलिंग के साथ, राइट ग्रोन में वॉमिटिंग है, डिस्टेंशन है, इरिड्यूसिबल टेंडर स्वेलिंग है। सर्जरी पे आपने क्या करना है, आपने हर्नियोटमी विद बेसिनी रिपेयर कर देना है, क्योंकि वो इमरजेंसी में है। फिलहाल बेले जो है वो मेंशन करती है, कहती है इमरजेंसी जो है में आप मैश लगा सकते हो, लेकिन इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन may complicate emergency cases, but unless there is a significant infection or contamination, use of synthetic meshes is acceptable as long as operation is covered by appropriate antibiotics. फिर आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ है जी, फीमेल पेशेंट है, 72 ईयर ओल्ड है, उसको जो स्वेलिंग हो रही है वो आपके पास बिलो और लेटरल टू इंग्वाइनल लिगामेंट है, वो आपके पास क्या फेमोरल हर्निया है। फिर आपके पास इसी तरह एक और ओल्ड लेडी का सिनेरियो दिया हुआ है, उसको जो स्वेलिंग हो रही है उसमें उसमें क्या हो रहा है, कहता है पेशेंट प्रेजेंट किया विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेन रेडिएटिंग अलोंग द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई। कोई ऑब्वियस स्वेलिंग उसको नहीं मिल रही ग्रोइन में, क्या है, ऑब्टुरेटर हर्निया। ये आपके पास वही सेबेस्टियन का ही रेफरेंस है कि उसको इंजरी किस चीज की हुई है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की हुई है। आपको पहले रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 39 में मिल जाएगा, जो पहले आप प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब आपका एक पेशेंट है, 35 ईयर ओल्ड वुमेन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, जीए उसको दिया हुआ है, एनेस्थेटिस्ट ने चूज किया प्रोपोफॉल। क्यों प्रोपोफॉल को क्यों चूज किया, क्योंकि प्रोपोफॉल जो है वो क्विक इंडक्शन और रैपिड रिकवरी कराते हैं, और यही आप प्रोपोफॉल जो है वो एज कंटिन्यूएशन के लिए भी आप यूज करते हो। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज दिया है फोर्टेप्सिस के लिए। उसके बाद उसको क्या हुआ है, उसको विद एड्रेनलिन आपने दिया हुआ है, उसको पाल्पिटेशन और ट्रेमर्स होने लगे हैं। क्या इफेक्ट हुआ है आपका, एड्रेनलिन विद लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन आपने दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसको पाल्पिटेशन और ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, 46 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रोग्रेसिव जॉइंटिस है, प्लूराइटिस है, 6 मंथ से लैब कोलिसिस्टेक्टमी हो गई थी विद कोलिडोकॉटमी। एलएफटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का पैटर्न दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इनिशियल अगर आपसे पूछे तो आपने याद रखना है कि इनिशियल हमेशा आपके पास अल्ट्रासाउंड है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, रेफरेंस आपका क्या है, किसका है, बेलिक है। अल्ट्रासाउंड इज आल्सो यूजफुल फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर जॉइंटिस ऑफ अननोन कॉज। आपने अल्ट्रासाउंड ही कराना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के बाद आपका ये रेफरेंस क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि पेशेंट है मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल टेस्ट फॉर एवेल्यूशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, आपके पास क्या है, अल्ट्रासाउंड। आंसर बी। अच्छा जी, फिर आपके पास से पेशेंट है, 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, जॉइंटिस है, उसको एब्डोमिनल पेन है 2 माह से, कोलिसिस्टेक्टमी हो गई है, और 1.5 सेंटीमीटर का सीबीडी में स्टोन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास क्या है, थेरेप्यूटिक ईआरसीपी है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर पे जो ईआरसीपी जो है वो स्टोन नहीं कर सकती, तो हम पीटीसी में जाएंगे। मैंने इसको शायरी से भी पढ़ा है, मैंने इसको शॉर्ट्स से भी पढ़ा है। हमेशा हर बार जो है वो शॉर्ट्स ने जो है, या जितने भी किताबें उन्होंने कहा है कि आप ईआरसीपी करो। अगर ईआरसीपी फेल होती है तो फिर आप अदर मेथड की तरफ जाओ। उसमें आपने जो है सीबीडी को एक्सप्लोरेशन करनी है, आपने स्फिंक्ट्रोटमी करनी है, आपने स्टोन को मिल्क डाउन करना है, या आपने ट्रांसड्यूडेनल अप्रोच से जाना है, ठीक है। ईआरसीपी जो है वो हाईली इफेक्टिव है, और ये मोर देन 90% ऑफ केसेस में जो है आपका स्टोन रिट्रीव कर देगी। या आप लैब कोलिडोकॉटमी की तरफ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद कोलिडोकोलिथियासिस आफ्टर 3 of कोलिसिस्टेक्टमी, इसमें आपने इसने आंसर क्या उठाया, एंडोस्कोपिक स्फिंक्ट्रोटमी एंड स्टोन एक्सट्रैक्शन।
फिर आपके पास पेशेंट आया है पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ है, मैसिव हेमेटोमेसिस है ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसिस। आपने 2 सेशन उसकी बैंड लाइगेशन की कर दी है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने उसको बलून टेम्परॉन लगा देना है। फिर आपके पास पेशेंट है 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसकी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की है, कुछ घंटे के बाद वो जो है वो माइल्ड शोल्डर टिप पेन बता रही है विदाउट एब्डोमिनल टेंडरनेस फीवर। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये इरिटेशन फ्रॉम नीमोपेरिटोनियम हो रहा है। इसका रेफरेंस आपको फॉरकेंसन में भी मिलेगा और कर्क में भी मिलेगा। पेशेंट है उसको एब्डोमिनल पेन है, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन है 1 डे आफ्टर लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। एक्सीडेंट ने आपको बताया उसको मैसिव नीमोपेरिटोनियम है, उसको क्या हुआ? उसकी बाउल परफोरेशन हो गई है। पेशेंट है गैंग्रीन किया है जो कि इन्वॉल्व करे 4 फुट को अप टू मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट। उसकी डॉर्सल पीडियस पल्स जो है वो एब्सेंट है, उसकी हील की परफ्यूजन जो प्रिजर्व है। आप क्या करोगे? आप सिम्स एम्पुटेशन कर दोगे। इसी तरह एक और सिनेरियो है आपका जो बिलो नी एम्पुटेशन के ऊपर आया हुआ है। इन्फेक्शन जो है वो इन्वॉल्व करा है इंटायर फुट अप टू द एंकल जॉइंट एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। एक्सटेंसिव टिश्यू नेक्रोसिस है, डिस्टल एब्सेंट पल्सेस है, सिस्टेमिक साइन ऑफ सेप्सिस है। डिस्पाइट आपने क्या आईवी फ्लूइड्स को दिए में आप लिम जो है वो नहीं सेव कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप इसमें बिलो नी एम्पुटेशन कर दोगे। फिर आपके पास एक और सिनेरियो 54 ईयर ओल्ड वुमन है, फीवर है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, जॉइंटस है, हाइपोटेंसिव है, कंफ्यूजन है। ये क्या आपको बता रहा है? ये आपको चार कोड का जो ट्रायड है ये बता रहा है। बल्कि ये कंफ्यूजन भी आ गया है। तो ये राइनॉइड पेंटेड आपको बता रहा है। फीवर, जॉइंटस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, सेप्टिक शॉक और मेंटल ऑर्डर स्टेटस। एक्यूट कलंजाइटिस की पिक्चर है। फिर आपके पास मिकल्स डायवर्टिकुलम का सिनेरियो है। मिकल्स डायवर्टिकुलम का सिनेरियो कहता है कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है। आपने रिमूव करना है अगर उसको, आपको क्या होगा? नैरो नेक मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको वो शॉर्ट्स का रेफरेंस दिया हुआ है कि आप कब डॉक्यूमेंट करके छोड़ सकते हो और कब आपने जो है डायवर्टिकुलेक्टमी कर देनी है। फिर आपके पास एक पेशेंट है क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है जो कि रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स बैक। ठीक है, उसमें उसने बताया उसको मार्कली डायलेटेड पेनक्रियाटिक डक्ट है और मल्टीपल पेनक्रियाटिक डक्ट के स्ट्रक्चर है। डक्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर है। इसमें आपने क्या करना है? आपने याद रखना है कि आपने पेनक्रियाटोजिनोस्टोमी करनी है या पॉजिटिव प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब ये दो तीन चीजें हैं। अब देखो, अगर आपने बैगर प्रोसीजर कहीं पे उठाना है वो आप कब उठाओगे? बैगर प्रोसीजर आप उठाओगे अगर आपके पास पेनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे हैं। अगर डक्ट के हेड की बात करें, अगर हेड की इन्वॉल्वमेंट है तो आपने क्या करना है? बैगर प्रोसीजर उठाना है। इसी तरह अगर आपके पास ये प्रोसीजर आता है फेरे प्रोसीजर, फेरे प्रोसीजर जो है वो आपको बताता है कि अगर आपकी बोथ पेनक्रियाटिक डक्ट जो हेड वाली है वो भी डायलेट हुई हुई है, अगर मतलब अगर आप देखो, अगर आपका सिर्फ हेड की इन्वॉल्वमेंट है, अगर सिर्फ हेड की इन्वॉल्वमेंट, आप क्या करोगे? बैगर प्रोसीजर करोगे। अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं आपको थ्रू आउट द डक्ट, फिर आप क्या करोगे? फिर आप पेनक्रियाटोजिनोस्टोमी करोगे। अगर हेड की इन्वॉल्वमेंट आप बैगर प्रोसीजर करोगे। दूसरा फ्रे प्रोसीजर सुटेबल है पेशेंट विद बोथ डायलेटेड पेनक्रियाटिक हेड एंड डक्ट। इसमें आप क्या करते हो? कोरिंग ऑफ हेड करते हो। अगर पेनक्रियाटिक हेड हेड और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप फेरे प्रोसीजर करोगे। ये आपने सिनेरियो पढ़ना है और आपने देखना है कि इन्वॉल्वमेंट किसकी करे, सिर्फ हेड की करे, सिर्फ डायलेटेड डक्ट्स के बारे में बता रहा है, मल्टीपल स्टिक्चर्स के बारे में बता रहा है, या हेड और डक्ट दोनों की बात कर रहा है, तो फिर आपने कौन सा प्रोसीजर उठाना है। फिर आपके पास है कि 19 ईयर ओल्ड है, थिन फीमेल पेशेंट है, रिकरेंट उसको क्या हो रहा है? वॉमिटिंग हो रही है। जब वो खाना खाती है उसको वॉमिटिंग होती है, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस होती है, वेट लॉस हो रहा है। सीटी एंजियोग्राफी कराई है तो उसको पता चला है कि थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है वो उसकी कंप्रेस करी है। ड्यूडेनम जो कंप्रेस हो रही है बिटवीन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा। इसकी मैनेजमेंट क्या है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होगी, क्या करोगे? ड्यूडेनोजिनोस्टोमी करोगे। ये आपका सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्रेशन दे रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक एओर्टा पीछे पड़ा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आगे पड़ी है, ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को कंप्रेस कर रही है। फिर आपके पास 38 ईयर ओल्ड हेपेटाइटिस नहीं HIV पॉजिटिव पेशेंट है, इमरजेंसी में आया। आपने प्रिकॉशन मेजर्स क्या करने हैं? आपने यूज स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन मेजर्स जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, इस पे आपका वेबसाइट का भी रेफरेंस है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। आपके ने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपने क्या करने हैं? स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिसेबल डिजीजेस। ठीक है, फिर आपके पास आया है क्वेश्चन है कि पेशेंट जो है वो एक्यूट एपेंडिसाइटिस का पेशेंट आपको लग रहा था, आपने ओपन किया, आपको क्या मिला? टर्मिनल इलियम इन्फ्लेम्ड मिला है, क्रोन्स डिजीज सजेस्ट करा है, लेकिन सीकम जो है वो नॉर्मल है।
विद इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ठीक है। अब इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, जब आपके पास सीकम नॉर्मल है तो आपने प्रोसीड करना है टुवर्ड्स पेंडेक्टमी। इसका आपको आंसर जो है, मेरे ख्याल एक और रेफरेंस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है, उसमें आपको रेफरेंस क्वेश्चन जो है वो आपको बताएगा कि अगर आपके पास अपेंडिक्स है, इन्फ्लेम्ड है, सीकम को बेस इन्वॉल्व नहीं है, आप अपेंडेक्टमी की तरफ जाओ, वही अपेंडिक्स को आप उठाओगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, ठीक है। आपने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करानी है, आपको डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाएगी और अपेंडेक्टमी भी हो जाएगी। लेकिन अगर अनहेल्दी बेस अगर आपको मिलती है तो फिर आप अपेंडेक्टमी नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा, वो फिस्टुला फॉर्मेशन कर देगा। इसमें भी इसने क्या किया है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटिव चॉइस, क्या है कि आप अपेंडेक्टमी करोगे अगर आपको सीकम एंड अपेंडिक्स आर फाउंड टू बी नॉर्मल। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर सीकम और अपेंडिक्स की बेस आपको नॉर्मल मिल रही है, गो फॉर अपेंडेक्टमी। फिर आपके पास जो है अपेंडेक्टमी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, कहाँ पे मिला है, बेस पे। बेस की अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो आपने राइट हेमिकलेक्टमी की तरफ जाना है। ये आपका सेबेस्टियन का वो है टेबल है। इसमें अगर आपको क्या मिला है कि आपको अगर ट्यूमर मिल गया है, हाँ जी, उसका साइज जो है 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, आपने सीधी सीधी राइट हेमिकलेक्टमी कर दी। 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, बेस इन्वॉल्व है या नहीं है, बेस या मेसोपेंडिक्स इन्वॉल्व है, यस, राइट हेमिकलेक्टमी। फिर पेशेंट है जी नॉन हीलिंग अल्सर है ऑन द लोअर लेग, 5 मंथ्स एग्जामिनेशन में हमें आपको बताया कि उसको क्या मिले, इवर्टेड मार्जिन मिले। इवर्टेड मार्जिन आपने याद रखने किसमें होंगे, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इवर्टेड मार्जिन, रेफरेंस किस चीज का है, बेली एंड का। इसी तरह अब आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा का है। इसमें उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है रोल्ड एजेस, और इसका भी आप रेफरेंस आपको मिलेगा बेले में। सेबेस्टियन भी मेंशन करती है सेंट्रल डिप्रेशन मिलेगा, और आपके पास अल्सरेशन है, और रोल्ड एजेस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 101, 25 ईयर ओल्ड वुमेन है, डेवलप फीवर, पेल्विक पेन 7 दिन आफ्टर अपेंडेक्टमी। उसको क्या हुआ है जी, परफोरेटेड अपेंडिक्स थी, अपेंडेक्टमी हुई है, 7 दिन के बाद उसको फीवर है, पेल्विक पेन है, जो डायग्नोसिस बनी है उसकी पेल्विक एब्सेस की बनी है। अच्छा, अब पहले 27 कहती होती थी कि आप इसको जो है पर विजाइनल ड्रेनेज कर लो या पर रेक्टल ड्रेनेज कर दो, पहले 28 कहती है कि आप इसको पर क्यूटेनियस ड्रेनेज करो। अब इसमें जो सेफेस्ट ऑप्शन बन रहा है ना, वो ट्रांस विजाइनल का बन रहा है, क्योंकि बाकी कोई और ऑप्शन इसमें फिट इन नहीं हो रहा। वरना आपके पास कर्क का रेफरेंस भी मैंने 1-2 दिन पहले ग्रुप पे भेजा था, और फार्थू हेंसन का भी रेफरेंस मैंने बुक पे भेजा है, कि वो सारी चीजें जो वो ये दोनों किताबें जो है ये प्रेफर करी है कि आप सीटी गाइडेड ड्रेनेज करो, ना कि आप कहते थे पहले जो है आप ऑर्गन इंटरनल ड्रेनेज करो, अब आप सीटी गाइडेड ड्रेनेज करो। ये दोनों किताबें भी कहती हैं कि सीटी गाइडेड ड्रेनेज करो, और पहले 28 भी ये कहती है कि आपने जो है पर किटेनियस सीटी गाइडेड ड्रेनेज करना है। चलिए, फिर आपके पास है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको इनहेलेशन इंजरी हुई हुई है। अब आपने इनहेलेशन इंजरी में आपने ख्याल रखना है कि अगर तो उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, आपने सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं कि उसका अगर बर्न अराउंड द माउथ है, या उसका नेजल हेयर बर्न है, या बर्न अराउंड मुंह खोला है, तो आपने देखा है कि जो ओरल म्यूकोजा है वो बर्न हुआ है, लेकिन अभी तक वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं गया हुआ है। तो ये वो टाइम है कि जब आप ईटीटी पास कर सकते हो। लेकिन अगर उसको पहले ही साइनोसिस हो गई है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में स्ट्राइडर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। सर्जिकल इंटरवेंशन में आप क्लिको कर सकते हो, या नीडल कर सकते हो, ट्रैक या ट्रेकियोस्टमी कर सकते हो। अगर तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट इमरजेंसी एयरवे आपने उठाना है, पेशेंट डिस्ट्रेस में है, और बच्चा है अगर, ठीक है, तो आपने बच्चों के लिए क्या करना है, आपने नीडल क्रिकोथायरेक्टमी करनी है। अगर अडल्ट होता है तो उसमें हम सर्जिकल कर सकते हैं। इसमें इसने मेंशन भी किया है, इन चिल्ड्रन जो कि 11 साल से छोटे हैं, इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 11 ईयर जो है वो आप क्या करोगे, आप सर्जिकल करोगे, वरना आपने क्या करना है, आपने नीडल क्रिकोथायरेक्टमी ही करनी है। फिर आपके पास है 56 ईयर ओल्ड मैन अंडरवेंट इंटरवेंशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंटीकोगुलेंट के ऊपर है, 2 महीने के बाद उसको फिर से क्या हुआ, बायोलेटरल लोअर लिम्ब एडिमा हुआ है, डॉपलर ने बताया कि उसका जो है पीनस कंजेशन है। आप पहले से वो एंटीकोगुलेंट ले रहा है, ठीक है, डिस्पाइट पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है और उसको दोबारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिल्टर लगानी है। ये आपके सेबेस्टियन का रेफरेंस है कि आपकी इंडिकेशन क्या क्या है। रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिस्पाइट एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जिनमें आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप एंटीकोगुलेंट नहीं ले सकते, क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड रिजल्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट हो गए, या आप जो है इलियोफिमोरल जो आपका वीनस थ्रोम्बोसिस है इन एंटीकोगुलेंट, डिस्पाइट कि आप एंटीकोगुलेंट दे रहे हो, वो प्रोपोगेट कर रहे हैं। फिर आपके पास है 48 ईयर ओल्ड क्रॉनिक अल्कोहल
अल्कोहलिक पेशेंट है, प्रेजेंट किया विद रिकरेंट स्वेयर एपिगेस्ट्रिक पेन जो कि बैक को रेडिएट कर रही है, ठीक है। वो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, इसमें आपके पास जो है बार बार वो रिकरेंट एपिसोड के साथ आ रहा है, तो इसमें आपके पास रिलैप्सिंग क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है। और इसमें जो है हाई अल्कोहल कंजप्शन जो है वो इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। ये आपके रेफरेंस क्वेश्चन आ गए। फिर आपके पास आता है जी डायबिटिक पेशेंट आया हुआ है। डायबिटिक पेशेंट में पुअर वुंड हीलिंग है। अब वो कहता है कि कौन से फैक्टर हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इन डायबिटिक फुट अल्सर। उसमें आपके पास न्यूरोपैथी है विद माइक्रोवेस्कुलरपैथी, इसका रेफरेंस आपको सेमेस्टर में मिलेगा। फिर 5 साल का बच्चा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया, मल्टीपल अटेम्प्ट उसकी की है कि उसको पेरिफेरल वीनस एक्सेस ले सके, लेकिन वो फेल हो गया। तो हमने क्या करना है, इंट्रा ऑसियस नीडल डालनी है। और इंट्रा ऑसियस नीडल कहाँ पे डालनी है ये भी आपने देख लिया, कुछ साइट्स हैं वहां पे डालनी है। प्रोक्सिमल टिबिया पे कब डाल सकते हैं, फीमर पे कब डाल सकते हैं, ये आपने देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका जो है टिबिया जो है बायलैटरल इंजरी हुई होती है, तो फिर आप टिबिया के ऊपर जो इंट्राओसियस नीडल नहीं डाल सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर फ्रैक्चर्ड साइट हो तो। फिर आप डिस्टल फीमर के ऊपर डाल दोगे, स्टर्नम के ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, पेशेंट है 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया है फीवर के साथ, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, हेपेटोमेगैली है। अल्ट्रासाउंड ने बताया कि 6 × 6 सेंटीमीटर की एमीबिक लिवर एब्सेस है। एमीबिक लिवर एब्सेस के लिए हमेशा याद रखना है कि जो इनिशियल आपके पास इनिशियल ट्रीटमेंट है ना, वो मेट्रोनिडाजोल की थेरेपी है। मेन स्टे इसमें आपके पास सेवेशन का रेफरेंस है। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एमीबिक एब्सेस इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आपने देनी है उन पेशेंट में, आपने इंटरवेंशन करनी है जिसमें मेट्रोनिडाजोल की इनिशियल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, तो फिर आप जो है इंटरवेंशन में जाओ। इसमें कोई 5 × 5 सेंटीमीटर का रूल नहीं है कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी है तो आपने जो है वो क्या करना है, इंटरवेंशन की तरफ जानी है। या अगर आपके पास लिवर में रप्चर होने का चांस है तो फिर आप जो है उसको इंटरवेंशन की तरफ जाते हो। वरना जो है अगर रप्चर नहीं हो रही है, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट उसको इनिशियली जो है मेट्रोनिडाजोल देनी है। इसमें भी आपके पास प्री टेस्ट का भी रेफरेंस क्वेश्चन है और आपके पास वेबसाइट का भी रेफरेंस क्वेश्चन है। पेशेंट है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, 4 हफ्ते के बाद जो है उसको क्या हुआ है, ज्वाइंटिस हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि मैकेनिज्म ऑफ ग्राफ्ट फेलियर क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ग्राफ्ट फेलियर जो है वो सेल मीडिएटेड है। आपने ये चीजें याद रखनी है कि एक्यूट कब होता है, हाइपर एक्यूट कब होता है, क्रॉनिक कब होता है। हाइपर एक्यूट तो आपको इमीडिएटली हो जाएगा ऑन टेबल पे। जो एक्यूट है वो फर्स्ट 6 मंथ में होता है, जो क्रॉनिक है वो 6 महीने के बाद होता है। और जो फर्स्ट 6 मंथ वाले है ना, वो आपको होता है सेल मीडिएटेड की वजह से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से जो होगा वो आपके पास एक्यूट रिजेक्शन है। और एक्यूट रिजेक्शन पहले 6 महीनों में होता है। फिर आपके पास 72 ईयर ओल्ड मेल है, उसकी प्रोस्टेक्टमी हुई है 5 साल पहले, और अब जो है वो प्रेजेंट किया है बैक पेन के साथ। जब देखा है तो उसकी पीएसए का लेवल ज्यादा थे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है, रिकरेंस के साथ आया है, रेडियो और हार्मोनल थेरेपी कंबाइन देंगे। 10 year old child brought with soft irregular but well defined reddish swelling over the face जो कि इंक्रीज इन साइज हो रही है, while crying the lesion has become present since childhood। ये आपका क्या है, ये आपका हेमेंजियोमा है। हेमेंजियोमा क्या होता है, वो कंप्रेस भी हो जाता है और वो दोबारा रीफिल भी हो जाता है। फिर आपके पास ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है फर्ग्यूसन स्मिथ डिजीज के ऊपर, इसका रेफरेंस आपके पास पहले पे है। फिर पेशेंट है 48 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको स्लो इनलार्जिंग स्वेलिंग है इन फ्रंट ऑफ द एयर जो कि 6 साल से है। अब पिछले 3 दिन से क्या हो गया, वो पेनफुल हो गया और रेडनेस हो गई है। ये सिबिशियस सिस्ट थी जो अब इन्फेक्ट कर गई है। अच्छा, इन्फेक्टेड सिबिशियस सिस्ट की आपने ट्रीटमेंट याद रखनी है। इन्फेक्टेड सिबिशियस सिस्ट में आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है, और उसके बाद आप उसको दोबारा बुलाओगे इलेक्टिवली। जब उसका इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड हो जाएगा तो फिर आप उसका कैप्सूल एक्सीजन के लिए और प्रॉपर एक्सीजन ऑफ द सिस्ट के लिए आप उसको बुलाते हो। जो इन्फेक्टेड नहीं है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एक्सीजन ऑफ द सिस्ट करोगे। अगर इन्फेक्टेड है तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है। When inflamed or infected, they should be incised and drained initially। इसके बाद आप दोबारा बुलाओगे उसको ताकि आप सिस्ट की वॉल निकाल दो, नहीं तो रिकरेंस हो जाएगा। अच्छा, मेस्टेक्टमी का क्वेश्चन है। मेस्टेक्टमी के बाद के जो हुआ पेशेंट को क्या है, सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है इन द एक्सिला नियर द सर्जिकल ड्रेन साइट। अब वो एफेब्राइल भी नहीं, इसको कोई टेंडरनेस भी नहीं है, कोई रिदमा भी नहीं है, इसको क्या है, सिरोमा हुआ है। अच्छा, सिरोमा के साथ आपका जो रेफरेंस है ना, ये सिर्फ उस लाइन का रेफरेंस नहीं है, इसमें आपको ट्रीटमेंट भी मेंशन की भी है कि अगर तो सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है तो फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक सिरोमा है तो फिर आपने क्या करना है, एस्पायरेशन करना है अंडर स्टेराइल कंडीशन में। फिर आपके पास ये सोमेटिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसका पहले का जो टेबल है ये देखने वाला है।
फिर आपके पास है टोटल थायराइडेक्टमी हुई है, मल्टी नोडुलर गोइटर है, जैसे उसने एक्सट्यूबेट किया रिकवरी रूम में पेशेंट को एस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। क्या है? ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया के लिए आपने याद रखना है कि पेशेंट जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर के साथ प्रेजेंट करता है, वो क्रॉनिक जो है वो ट्रेकिया के ऊपर पुल दे के रखते हैं। जैसे आप वो थायराइड को हटाते हो, वो पुल जैसे खत्म हो जाती है, ट्रेकिया कोलैप्स हो जाता है। जैसे आप ईटीटी बाहर निकालते हो, तो जैसे ईटीटी निकालोगे ट्रेकिया कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट एस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। ट्रेकियोमलेशिया जो है वो ऑन टेबल होगा। जो आपका हीमाटोमा बनेगा वो आपके पास 6 से 8 घंटे में या 4 घंटे के बाद बनेगा। फिर अगर आपके पास हाइपोकैलिसीमिया की वजह से आपको नर्व हाइपोकैलिसीमिया की वजह से आपको वो स्पाज्म हुआ, तो वो आपको 48 आवर के बाद मिलेगा। ठीक है। हेमाटोमा जो है आपको वार्ड के अंदर मिलेगा, रिकवरी रूम में नहीं मिलेगा। जो ट्रेकोमलेशिया उसके लिए आपने याद रखना है कि उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो आपको ऑन टेबल मिलेगा। और जब आपको हेमाटोमा मिलेगा तो उसमें सबसे पहले आपने काम क्या करना है, पेशेंट का स्टिच ओपन करना है और इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा करना है। फिर आपके पास 45 ईयर ओल्ड वुमेन है प्रेजेंट किए विद थायराइड स्वेलिंग पाल्पेबल, उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड भी है। क्या करेंगे? टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे और विद सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करेंगे। जो आपके पास पेपिलरी थायराइड होता है ना, वो जो है वो वेरी काउंट ऑफ लिम्फ नोड इन्वेजन होता है। तो उसमें आपने जो है सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करनी होती है। अगर आपके लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो आप सेंट्रल नेक डायसेक्शन तो करोगे करोगे, आप प्रोफाइलेक्टिकली भी सेंट्रल नेक डायसेक्शन कर सकते हो, लेकिन लेटरल नेक डायसेक्शन हम नहीं करते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली लेटरल नेक डायसेक्शन के आगे लिख के आपने लिखना है कि नो, प्रोफाइलेक्टिकली हमने सिर्फ सेंट्रल नेक डायसेक्शन करना है। पेपिलरी कार्सिनोमा अगर आया है तो पेपिलरी में हमने सेंट्रल नेक डायसेक्शन करनी है, लेटरल नेक डायसेक्शन नहीं करनी। लेटरल कब करनी है? जब लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपने लेटरल नेक डायसेक्शन करनी है। अच्छा जी, फिर आपके पास 24 ईयर ओल्ड सेक्चुअली एक्टिव मेल है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सेक्चुअली एक्टिव मेल है, उसको क्या है, उसको एपिडिडमोआर्काइटिस हुआ है। उसमें आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है? आपने सेफ्ट्रेक्सोन देना है और आपने 10 दिन के लिए डॉक्सीसाइक्लिन देनी है। ठीक है। अब आपका का जो पहले का रेफरेंस है ना, उसने इसको डिवाइड किया दो लोगों में, सेक्चुअली एक्टिव है या सेक्चुअली इनएक्टिव है। सेक्चुअली एक्टिव है तो उसकी ये ट्रीटमेंट है, सेक्चुअली अनएक्टिव है प्लस आप सेक्चुअली एक्टिव है तो आपने जो काउंटर उसका पार्टनर है उसको भी 10 दिन के लिए आपने लीवोफ्लॉक्सासिन देनी है। क्वेश्चन आपने देख लेना कि सेक्चुअली एक्टिव का बात की कर रहे हैं या इनएक्टिव की बात कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है जी 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, इनहेलेशन इंजरी उसको हुई थी, वो ट्रैप हो गई थी किचन में। इनहेलेशन इंजरी के बाद उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ है, एक्सरे में उसको पैची बायोलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं। इसमें मैंने आपको मल्टीपल रेफरेंस दिया, आपको सेबेस्टन का भी रेफरेंस मिलेगा, आपको श्वार्ट्स का भी रेफरेंस मिलेगा और आपको बेले का भी रेफरेंस मिलेगा। इसमें जो है डिफरेंट स्टेजेस है। लास्ट जो थर्ड आपका स्टेज है ना, उसमें आपको ब्रोंको नमूनिया हो जाएगा। इसका जो आंसर है दैट इज ब्रोंको नमूनिया, और यही बात आपकी सेबेस्टन भी बताती है आपको और श्वार्ट्स भी यही बताती है। The pneumonia rate in the patient with inhalation injury has been reported to be 3 times higher than those with without inhalation injury. फिर आपके पास बोरहाफ सिंड्रोम का सिनेरियो है। पेशेंट है 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सडन स्वेट चेस्ट पेन है एंड वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्लोज एपिग्लॉटिस के ऊपर जब वो वॉमिट करेगा ना तो उसको बोरहाफ सिंड्रोम हो जाएगा। टैकीकार्डिया सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा है। क्या डायग्नोसिस बनी है? बोरहाफ सिंड्रोम है। पेशेंट है एक्सटेंसिव बर्न है, उसको इमरजेंसी में आया है, हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिया, स्टैंडर्ड बर्न रिससिटेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से आप क्या उसको दोगे? आप क्रिस्टोलाइड दोगे। क्रिस्टोलाइड और कोलाइड से आप हमेशा क्रिस्टोलाइड को प्रेफर करोगे, और क्रिस्टोलाइड में भी आपने किसको प्रेफर करना है? रिंगर लेक्टेट को। फिर आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको डिस्टल गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है विदाउट डिस्टल मेट्स। ठीक है। एक तो ये चीज गैस्ट्रिक के लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें आपने हमेशा ये याद रखना है कि इसमें अगर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो भी जाती है तो फिर हम उसको लोकली एडवांस नहीं कहते। T1N1 इज स्टिल स्टेज 1 डिजीज। ठीक है। अर्ली जो सीए होता है आपका, गैस्ट्रिक सी होता है, उसमें लिम्फ नोड पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि डिस्टेंट मेट्स नहीं हुए, आप क्या करोगे? आप सिर्फ टोटल गैस्ट्रेक्टमी करोगे। टोटल गैस्ट्रेक्टमी पहले की जाती थी, लेकिन अभी जो प्रेफर की जाती है वो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी की जाती है, और स्टैंडर्ड आपकी डायसेक्शन क्या है? D2 की डायसेक्शन है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉर गैस्ट्रिक कैंसर इज रेडिकल सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी अनलेस कि आपके पास R0 रिसेक्शन हो। टोटल गैस्ट्रेक्टमी जो है वो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देता सर्वाइवल के ऊपर, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी एडवर्स ही कर देता है। अच्छा, फिर आपके पास 28 ईयर ओल्ड वुमन है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, उसको स्प्लीनेक्टमी की इनिशियली वो इंप्रूव कर गई थी, लेकिन 18 मंथ के बाद उसको फिर से सिम्टम्स जो है वो रिकरेंस के साथ आई है। सिम्टम्स दोबारा होने लगे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले जब भी स्प्लीनेक्टमी करनी है ना, हमेशा किसी भी कॉज के लिए आप स्प्लीनेक्टमी कर रहे होते हैं तो आपने पहले एक दफा एब्डोमेन में पूरी तरह नजर दौड़ा लेनी होती है। उसमें क्या हो सकता है कि एसेसरी स्प्लीन पड़ी हो सकती है।
उससे स्प्लीन की वजह से आपके पास जो होंगे सिम्टम्स रीकर करेंगे। और ये आपको जो है श्वार्ट्ज का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि आपको साइट्स भी मेंशन करके बताई हुई है कि सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ हो सकती है। हाइलर रीजन में 54% है, पेडिकल में 25% है, टेल ऑफ पेनक्रियास में 6% है, स्प्लीनोकोलिक लिगामेंट में 2% है, रेट्रोमेंटम में 12% है, मेसेंट्री में 0.5 है और लेफ्ट ओवरी में 0.5% हो सकती है। फिर ये आपका ग्रोथ मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है, यही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। वो ये मॉडल आपको बताता है कि ये मॉडल बताता है कि इनिशियली जो होता है ना आपका ट्यूमर वो ग्रो करता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उस टाइम जो है वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ जो बॉडी के सेल होते हैं उनसे compete कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, बल्कि बॉडी के सेल सेल के साथ भी, होस्ट के सेल के साथ भी, प्लस एक दूसरे के साथ भी उनका कंपटीशन हो जाता है। तो उस टाइम पे उनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्टैटिक हो जाती है। क्लिनिकली जब तक वो एविडेंट नहीं होता वो अपनी मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की रेट में होता है। उसके बाद जैसे ही वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि उनका कंपटीशन एक दूसरे के साथ भी स्टार्ट हो जाता है, ना सिर्फ उस सेल के साथ। अच्छा जी, फिर आपके पास है T2 लेजन है, गॉल ब्लैडर ये था। T2 लेजन आई थी, T2 लेजन आई थी, उसमें आपने क्या याद रखना है, उसमें आपने याद रखना है कि आपने रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी करनी है विद वेज रिसेक्शन ऑफ लिवर, सेगमेंट नंबर 4B और 5 आप निकालोगे। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि लेजन अब आपको क्या कह रहा है, T1 कह रहा है या T2 कह रहा है। ठीक है, T1 में भी T1A है, T1B है। T1A में आप जो है वो अगर आपको आपने कोलिसिस्टेक्टमी की है, आपने मार्जिन देख लिया, मार्जिन आपको अगर नेगेटिव मिल गया है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रीअश्योरेंस और फॉलो अप करा लो। अगर T1B है, T1B में अगर मसल की इन्वॉल्वमेंट आ गई है तो फिर आपको जो है आगे दोबारा से रीडू सर्जरी करके आपको जो मार्जिन है उसको भी नेगेटिव करना है और आपने जो है लिवर का रिसेक्शन भी करना है। ठीक है, स्टेज 1 जो है वो क्या है, कन्फाइंड टू म्यूकोजा सब म्यूकोजा। स्टेज 2 का शेरी का जो रेफरेंस है, स्टेज 2 में आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल लेयर है, फिर सिरोजा इन्वॉल्वमेंट है और स्प्रेड टू सिस्टिक नोड है और लिवर एंड एडजेसेंट ऑर्गन है। ज्यादातर जो सिनेरियो आया हुआ है ना वो सब सिरोजन इन्वॉल्वमेंट का भी आया हुआ है। उसमें भी आपने क्या करना है, आपने रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी या विद वेट रिसेक्शन ऑफ लिवर, सेगमेंट नंबर 4B एंड 5। फिर आपके पास है 14 साल का बच्चा प्रेजेंट किया है, फीवर है, स्वेयर बोन पेन है, स्वेलिंग है ओवर द प्रॉक्सिमल टिबिया। प्लेन एक्सरे जो एक्सरे कराया वो इनकंक्लूसिव निकला है। अब आपने के पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस को रूल आउट करने के लिए क्या कराओगे, एमआरआई कराओगे। एमआरआई जो है दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा जी, फिर आपके पास पेशेंट आया है, पेशेंट आपके पास आया है, कहता है 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद सेप्टिक शॉक सेकेंडरी टू परफोरेटेड डायवर्टिकुलाइटिस। आपने उसको आईवी फ्लूइड दिया है लेकिन वो रिससिटेट नहीं हो रहा। फर्स्ट लाइन अब एजेंट आप क्या लगाओगे, आप उसको नॉरेड्रेनालिन लगाओगे। ठीक है, इसका रेफरेंस आपके पास वॉशिंगटन मैनुअल का भी दिया है और आपको मल्टीपल वो भी दिए हैं, रेफरेंस क्वेश्चन भी दिए हैं। नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट है किसकी, सेप्टिक शॉक की। फिनाइलेफ्रिन जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट है किसकी, न्यूरोजेनिक शॉक की। ये आपने याद रखना है। डोपामिन हम कब देंगे, जब ब्रेडिकार्डिया होगा, जब दिल डूब रहा होगा तो आप क्या दोगे, डोपामिन दे दोगे। जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो साथ आपने क्या करना है, डोपामिन दे देना है। वरना जो सेप्टिक शॉक के लिए जो फर्स्ट लाइन एजेंट है ऑफ चॉइस वो आपके पास आता है नॉरएपिनेफ्रिन। फिर आपके पास है लेप्रोटमी हुई है, इलेक्ट्रोस्टमी बनाई है टाइफाइड परफोरेशन के लिए, ग्रॉस उसकी पेरिटोनियल कंटामिनेशन थी, आप क्या करोगे, डिलेड प्राइमरी क्लोजर करोगे। इसका रेफरेंस आपको पहले का मेंशन किया हुआ है। अच्छा, फिर आपके पास पेन है, पेन स्वेयर बैक पेन हो रही है, पेशेंट को जो रिलेट करिए डाउन बोथ द लोअर लिम्ब टू द फीट फॉर लास्ट 3 वीक। पेन जो है वो वर्स होती है कफिंग पेन, बेंडिंग फॉरवर्ड पे। अच्छा, एक पेन होती है जो बेहतर होती है बेंडिंग फॉरवर्ड पे, वो किसकी पेन है, वो स्पाइनल स्टीनोसिस की पेन है। उसका भी आपका शॉर्ट्स का रेफरेंस मेरी बुक में मेंशन हुआ हुआ है, डायग्राम भी मेंशन हुई है कि जब वो लीन फॉरवर्ड करेगा उसकी पेन बेहतर हो जाएगी, वो आपके पास स्पाइनल स्टीनोसिस है। और ये पेन किस चीज की है, ये आपके पास लंबर रेडिकुलोपैथी की पेन है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है एज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साथ, और ये आपको दोनों रेफरेंस दिए हुए हैं। फिर आपके पास वही ऑनियन स्किन अपीयरेंस है, क्या है, ईविंग सार्कोमा है। फिर एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव स्वेयर हाइपोकैलेमिया है, उसको आपने आईवी पोटेशियम रिप्लेस किया, डिस्पाइट कि आप उसको आईवी पोटेशियम दे रहे हो लेकिन उसका पोटेशियम का लेवल जो है वो रिमेन लो है। इसका क्या मसला चल रहा है, इसको आपने मैग्नीशियम देना है। कभी कभी क्या होता है कि मैग्नीशियम आप पोटेशियम को रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब तक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं करते पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स देने से बाज नहीं आता। और हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया इन दोनों के सिम्टम्स जो है वो मास्क हो जाते हैं। ये आपको पूरा टेबल मिला हुआ है, क्या क्या चीजें किस किस तरह वो होंगी, एक्ट करेंगी जब सीरम लेवल डिक्रीज होगा, जब सीरम लेवल इंक्रीज होगा। ये भी आपका सेम यही है कि पेशेंट है
उसको सीरम पोटेशियम उसका कम था, उसको पोटेशियम रिप्लेसमेंट दी गई है। पोटेशियम रिप्लेसमेंट के बाद भी वो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एबनॉर्मली नॉर्मेलिटी शो कर रहा है। रिफ्रैक्टरी टू मैनेजमेंट, इसमें क्या है, पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियमिया भी है। हाइपोमैग्नीशियमिया ऑल्सो कॉज पोटेशियम वेस्टिंग बाय किडनी। मैनी हॉस्पिटल पेशेंट विद रिफ्रैक्टरी हाइपोकैल्सीमिया विल फाउंड टू बी मैग्नीशियम डेफिशिएंट। फिर आपके पास 68 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, क्रॉनिक डायरिया है, वीकनेस है और पर्सिस्टेंट उसको हाइपोकैलीमिया आ रहा है। कोलोनोस्कोपी कराई है तो उसपे आपको रेक्टोसिग्मोइडल लीजन आ रही है जो यूपीएस म्यूकस डिस्चार्ज कर रही है। आंसर क्या है आपका, वेलस एडिनोमा। ठीक है, वेलस एडिनोमा का रेफरेंस मेरे ख्याल मैंने लैंच का भी दिया हुआ है। हाँ जी, ये लैंच का क्वेश्चन है। वेलस एडिनोमा जो है वो हाइपोकैलीमिया कॉज कराता है। फिर आपके पास क्वेश्चन है, पेशेंट है उसको कॉर्ड लाइक स्वेलिंग है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट, बेले में पिक्चर भी बनी हुई है, मॉन्डोर डिजीज है। पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, शोल्डर पेन है, शोल्डर डिस्लोकेशन उसकी हुई भी थी, अब उसको क्या है, एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन है। नर्व कौन सी इंजरी हुई है, एक्सिलरी नर्व इंजरी हुई है, मैंने पहले भी टेबल मेंशन किया हुआ है, इसी पेपर में पहले भी किया हुआ है और बुक में आगे भी हुआ हुआ है। अच्छा जी, थायरोइडेक्टमी उसकी हो गई है। थायरोइडेक्टमी के बाद आपने क्या करना है, फॉलो अप करना है। रिकरेंस ऑफ द डिजीज अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपने किस चीज से उसको मॉनिटर करते रहना है, थायरोग्लोबुलिन के साथ। ठीक है। अच्छा, अब जब टोटल थायरोइडेक्टमी हम करते हैं ना उसमें हम थायरोग्लोबुलिन को फॉलो कर सकते हैं एज मार्कर। अगर हम सब टोटल थायरोइडेक्टमी करते हैं तो फिर उसमें हम थायरोग्लोबुलिन को कभी भी एज अ मार्कर फॉलो नहीं कर सकते। सीनियर का केस है, टोटल थायरोइडेक्टमी है, किस चीज से फॉलो करोगे, थायरोग्लोबुलिन से फॉलो करोगे। फिर आपके पास है ब्लंट ट्रॉमा का पेशेंट है, सीटी हुई है, सीटी ने हेपेटिक हेपेटोमा बताया है, हेमाटोमा बताया है, जो कि 50% ऑफ द लिवर की सरफेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जो इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा है वो 12 सेंटीमीटर का है। इसका ग्रेड क्या बन रहा है, ग्रेड 3 बन रहा है। ये आपके पास जो है स्प्लीनिक इंजरी और लिवर इंजरी दोनों के ग्रेड्स मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक्सप्लोरेटरी ट्रॉटमी है, ट्रॉमा हुआ है, सुपरफिशियल स्प्लेनिक टेयर नोट हुआ है जो कि एक्टिव ब्लीड नहीं कर रहा। पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, क्लोज द एब्डोमेन करना है। और ये स्पेसिफिकली फॉर लिवर भी मेंशन किया जाता है। पहले चैप्टर नंबर मेरे ख्याल जो लिवर वाला जो चैप्टर है ना उसमें मेंशन किया हुआ है कि बेली ने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी लिवर की इंजरी होती है ना उसकी मैनेजमेंट जो है वो ग्रेड ऑफ इंजरी पे डिपेंड नहीं करती, पेशेंट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो लिवर और स्प्लीन ऑलमोस्ट दोनों की मैनेजमेंट सेम ही है। और इसका रेफरेंस क्वेश्चन भी मैंने आपको वेबसाइट थर्ड एडिशन से कोड करके दिया हुआ है कि गन शॉट थी, पेशेंट ओपन था, सर्जरी की है उसको, हीमोपेरिटोनियम था, थ्रू एंड थ्रू इंजरी थी, लेकिन अब वो ब्लीड नहीं करा। तो आपने क्या करना है, नो फर्दर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका जो है ना मुझे लगता है इसका जो आंसर है दैट इज डी, ये एरर हो गया है। इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो इसमें आंसर डी है, ये मैं भी करेक्शन कर भी देती हूँ कि इसका जो है आपने कुछ भी नहीं करना। इसमें आप अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो आपको पता भी चल जाएगा। इन दिस पेशेंट हाउएवर द ब्लीडिंग हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड देयरफॉर नो एडिशनल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये मैं भी करेक्शन भी इसकी कर देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। अच्छा जी, फिर 5 ईयर ओल्ड बॉय है, पेरेंट्स उसके लेके आए हैं उसको, पेनलेस स्वेलिंग इन द राइट साइड ऑफ द स्क्रोटम सिंस बर्थ, द स्वेलिंग इज ट्रांस इलिमिनेट एंड द टेस्टिस कैन नॉट बी पाल्पेटेड सेपरेटली। हाइड्रो जब सील होता है ना तो हाइड्रोसील में आपको टेस्टिस अलग से नहीं पाल्पेट होती, और हाइड्रोसील जो होता है उसमें आप गेट अबव द स्वेलिंग कर पाते हो। जो इंग्वाइनल हर्निया होता है ना उसमें आप गेट अबव द स्वेलिंग नहीं कर पाते। ये दोनों डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। पेशेंट है उसको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वॉमिट, स्वेटिंग है, ट्रेमर्स है, पाल्पिटेशन है, कंफ्यूजन है, जो कि जब वो खाना खाता है तो या कुछ मीठा खाता है तो वो इम्प्रूव कर जाती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग जो है उसमें क्या है कि उसकी फास्टिंग जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया है और उसका इंसुलिन लेवल जो है वो एलिवेटेड है। ये आपको क्या बता रहा है, आपको विपल राइड बता रहा है, इंसुलिनोमा है उसको। पेशेंट है स्मोकर है, 67 ईयर ओल्ड पेशेंट है, पेनलेस हेमिशोरिया के साथ आया है, सिस्टोस्कोपी कराई है तो उसको पेपिलरी लीजन मिला यूरिनरी ब्लैडर में। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगी, टीआरयूपी करानी है आपने। अच्छा जी, अब आपके पास 52 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सीटी करवा रहे थे नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन के लिए, 4.5 सेंटीमीटर का एड्रीनल इंसिडेंटलोमा मिल गया है। अब इंसिडेंटलोमा के लिए आपने क्या करना है, आपने हमेशा देखना है जितने भी सेंटीमीटर का आइदर वो फंक्शनल है या नहीं है, आपने उसकी हार्मोनल इवेलुएशन करा लेनी है। अगर तो वो एक्टिव है तो फिर तो आप उसको एड्रेनलेक्टमी करोगे, अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर आप उसको फॉलो अप के लिए रख सकते हो। फिर आपके पास यही सिनेरियो बोरहाफ सिंड्रोम के ऊपर दोबारा रिपीट हुआ है। फिर आपके पास पेशेंट है उसको ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ है, और अब ब्रेस्ट कार्सिनोमा में उसको क्या है कि उसका एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और हर2 रिसेप्टर जो है वो नेगेटिव है। जब ये तीनों रिसेप्टर नेगेटिव आते हैं तो ये क्या है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आपके पास क्या आता है, ट्रिपल नेगेटिव होना पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। पीआर पॉजिटिव होना अच्छी बात है, पीआर पॉजिटिव होना अच्छी बात है, ल्यूमिनल ए अच्छी बात है,
क्या है 67 का लो होना अच्छी बात है, ट्रिपल नेगेटिव होना, HER2 का पॉजिटिव होना, ER PR का नेगेटिव होना, और HER2 का पॉजिटिव होना, ये आपके पास जो है वो पुअर प्रोग्नोसिस में आते हैं। ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस में आपके पास क्या आते हैं, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, हाई ग्रेड है, HER2 पॉजिटिव है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, नोड पॉजिटिव ट्यूमर है। अच्छा जी, फिर पेशेंट है, उसको क्या हुआ है कि उसको एक्सेजरेटेड रेस्ड स्कार मिल रहा है ओवर द एयर लोब पियर्सिंग के बाद। उसको ये जो किलोइड फॉर्मेशन हो रही है, ये उसमें असल में किस वजह से हो रही है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की वजह से हो रही है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 3 जो है ये इनहिबिट करता है स्कार फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसका रेफरेंस आपको मिलेगा शॉर्ट्स में, और इसके अलावा आपके पास रश का भी एक रेफरेंस क्वेश्चन भी मेंशन है। अच्छा जी, अब आपके पास है कि पीच लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, नीमोपेरिटोनियम बनाना है। अब नीमोपेरिटोनियम ना, इसमें दो आंसर हो सकते हैं, या तो 6 mmHg या 8 mmHg। इसमें भी मैंने आपको मल्टीपल रेफरेंस मेंशन करके दिए हैं। अब जो कुशेरी है, कुशेरी एक बात करती है, वो कहती है कि कुशेरी इन चिल्ड्रन जो आपका प्रेशर है वो शुड रेयरली एक्सीड 6 mmHg। जो मास्टरी ऑफ सर्जरी है ना, वो आपको बताती है कि आपने जो प्रेशर रखना है वो 6 to 8 mmHg तक रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपने नहीं रखना। नीमोपेरिटोनियम 6 to 8 है। ठीक है, अब जो शॉर्ट्स है वो आपको 8 डिग्री का बताती है। तो अब इन तीनों में से 6 to 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपने 6 चूज करना है। अब CPSP का नहीं पता कि उसने 6 कुशेरी से उठाया है, इसने शॉर्ट से उठाया, किससे उठाया। वैसे मेजोरिटी जो है वो 8 की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन जो रेफरेंस कुशेरी कहती है कि 6 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, वो रेयरली एक्सीड कर सकते हैं 6 mmHg ऊपर। मास्टरी कहती है 6 से 8, और शॉर्ट्स कहते हैं 8 mmHg। फिर आपके पास वॉट्स के लिए उसने एंगल पूछा है, वॉट्स के लिए 30 का एंगल, इसमें आपको मास्टरी का भी रेफरेंस है और कर्क का रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ है। फिर जी आपके पास क्या है, पेशेंट है स्वेयर पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन के साथ आया है, उसको रेड ब्लड जो स्ट्रीक की तरह प्रेजेंट कर रहा है, सेंटिनल पाइल भी है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया, डेफिनेटिव क्या ट्रीटमेंट क्या है, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटमी है। इसमें आपके पास कहता है कि अगर सर्जिकल थेरेपी हैव ट्रेडिशनली बीन रिकमेंडेड फॉर क्रॉनिक फिशर दैट हैव फेल्ड मेडिकल थेरेपी, एंड लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटमी जो है वो आपके पास प्रोसीजर ऑफ चॉइस है। पेशेंट है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच ऑफ हैंड हुआ हुआ है, इसमें आपने देखना है आपको पुलिस फ्रैक्चर है, स्मिथ फ्रैक्चर है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस मेंशन किया हुआ है, पुलिस का भी फ्रैक्चर मेंशन किया हुआ है और स्मिथ का भी फ्रैक्चर मेंशन किया हुआ है। पेशेंट है, उसको लेटरल इंटरनल स्फिंक्टोटमी की है, 2 हफ्ते के बाद जो है वो उसको माइल्ड फीकल स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, ओकेजनली जो है इनएबिलिटी टू कंट्रोल फ्लेटस है। एग्जामिनेशन में फिशर जो है वो हील वेल हो रहा है, लेकिन कोई एविडेंस इन्फेक्शन का नहीं है, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आप उसको क्या बताओगे कि उसके सिम्टम्स जो है यूजुअली इंप्रूव हो जाएंगे विद टाइम, लेकिन माइनर इनकॉन्टिनेंस जो है वो परसिस्ट कर सकती है। इसका रेफरेंस आपको सेबेस्टिन में मिलेगा। सेबेस्टिन कहता है कि आप जो है क्या करते हो, फीकल इनकॉन्टिनेंस जो है वो रिपोर्ट हुई है फ्रॉम 8 to 30%, बट ये जो होते हैं ये लिमिटेड टू माइनर एपिसोड ऑफ इनकॉन्टिनेंस होती है, जो कि ऑफन विद इन 30 days जो है वो ठीक हो जाती है। फिर आपके पास है सुपीरियर पेशेंट आया है, गन शॉट ट्रॉमा का है, ड्यूरिंग लेप्रोटमी सर्जन सस्पेक्ट कर रहा है इंजरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को, ये जोन 1 को आपने लोकेट करना है, रेट्रोपेरिटोनियम को। ठीक है जी, अब उसके लिए आप मेनोवर कौन से करेंगे, इसके लिए आप मेट्रॉक्स मेनोवर करोगे। इसमें डिफरेंट मेनोवर मेंशन किए हुए हैं। कॉकर मेनोवर क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉकर क्या होता है, ये ड्यूडेनम की मोबिलाइजेशन के लिए होता है। लेफ्ट साइडेड मीडियल रोटेशन क्या होती है, और राइट साइडेड रोटेशन क्या होती है, ये केवल आपके देखने वाला है, इसके ऊपर आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये भी आपको वेबसाइट से जो है, ये वेबसाइट है या रश है, वेबसाइट से मेरा ख्याल ये जो डायग्राम है और ये जो थ्योरी है, ये वेबसाइट से रेफरेंस लिया गया है। फिर आपसे पूछा गया कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल बता दो कि वो किस तरह होती है, वो हमें पता है, 1:1:1 करने हैं, 1 प्लेटलेट 1 प्लाज्मा और 1 RBCs देने हैं। पहले चैप्टर नंबर 2 में इसका रेफरेंस है। फिर आपके पास है जी, आपके पास पेशेंट आया है, उसको पेन है, स्वेलिंग है नेटल क्लैफ में फ्रॉम 1 वीक, अब उसको डिफ्यूज स्वेलिंग हो गई है जो कि दोनों ग्लूटियल रीजन की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या किस चीज की कॉम्प्लिकेशन है, क्या है, कौन सी एब्सेस है जो बायलैटरल जा सकती है, वो इशियोरेक्टल फॉस है। द टू इशियोरेक्टल स्पेसेस कनेक्ट posteriorly above the anococcygeal ligament but below the levator ani muscle forming deep post anal space। ठीक है जी, इशियोरेक्टल फॉसा का मसला क्या होता है कि ये क्या करता है, ये बायलैटरल इन्वॉल्व कर लेता है बोथ साइड को, और हॉर्स शू एब्सेस बना लेता है। अच्छा जब 20 साल की वुमेन है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ प्रेजेंट किया, अर्जेंट सर्जरी करनी है, शी इज कॉन्शियस ओरिएंटेड एंड अंडरस्टैंड द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ एंड बेनिफिट एक्सप्लेन टू हर, उसके पेशेंट जो है वो अनअवेलेबल है। अब उसका मेडिकल का कॉन्सेंट कौन देगा, किताबें कहती है वो अपना कंसेंट खुद देगी। फिर जी आपके पास पेशेंट है,
बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल पेनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोम है। बॉर्डर लाइन में आपने क्या करना है, बॉर्डर लाइन में आपको पहले का रेफरेंस है कि आपने न्यू अर्जेंट थेरेपी देनी है, उसके बाद आपने सर्जरी करनी है। बॉर्डर लाइन दीज पेशेंट में बी ऑफर्ड न्यू अर्जेंट कीमो विद और विदाउट रेडियोथेरेपी, कीमो या कीमो रेडियो दोनों दे सकते हैं। और उसके बाद आपने फैसला करना है कि वो सर्जिकल रिसेक्शन के अगर काबिल है तो आपने सर्जिकल रिसेक्शन करनी है, और फिर उसके बाद आपने उसको अर्जेंट थेरेपी दे देनी है। अच्छा जी, फिर आपके पास पेशेंट है 80 ईयर ओल्ड है, बेड रिडन पेशेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन है, एक्सरे करवाया तो मैसिव डायलेटेड सिग्मोइड लूप है जो कि कॉफी बीन अपीयरेंस दे रहा है। कॉफी बीन अपीयरेंस दे रहा है, इसलिए इसको क्या है, इसको सिग्मोइड वॉल्वुलस है। ओल्ड बेड रिडन पेशेंट में ज्यादातर क्या होता है, या तो अग्लीवी सिंड्रोमा है या सिग्मोइड वॉल्वुलस होगा। सिग्मोइड वॉल्वुलस जो है वो आपको क्या करते हैं, सिग्मोइड आपके पास कहाँ पे पड़ी होती है, लेफ्ट साइड में पड़ी होती है। एक्सरे जब कराओगे तो वो रोटेट करके आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको मिलेगी, ठीक है। और इस तरह सीकल वॉल्वुलस है, वो भी ट्विस्ट करके ऊपर जाके कहाँ पे मिलेगी, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। अगर आपको कोई शेडो मिल रहा है या डायलेटेड गट मिल रही है ट्विस्ट करके, तो वो आपको सीका मिलेगी, ठीक है, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। और राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, सिग्मोइड मिलेगा। और उसने एक्सरे में डायग्नोस्टिक आपको जो पॉइंट दिया है वो आपको दिया है कॉफी बीन अपीयरेंस आपको अगर मिल रही है तो ये फिर आपके पास सिग्मॉइड वॉल्वुलस की तरफ जाएगा। पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस है, स्वेयर एब्डोमिनल पेन है। अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में आपने क्या करना है, कोलेक्टमी विद इलियोस्टमी। अगर आपको फर्दर डिटेल पढ़नी है तो आपने रश का चैप्टर नंबर 22A पढ़ना है, 5th एडिशन का। पेशेंट है ट्रॉमा के साथ आया है, इंटीरियर नेक में उसको ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, स्टेरॉइडर है, टेंडरनेस ओवर थायराइड कार्टिलेज है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पेशेंट तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, लेकिन अगर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ना होता और इसके थायराइड कार्टिलेज होती, वो टेंडर होती, तो तब भी हम ईटीटी नहीं डालते। जो एक चीज आपकी नोट करने वाली ना वो ये है कि इनिशियल ट्रीटमेंट में भी आप इसमें ईटीटी नहीं डालोगे अगर आप सस्पेक्ट करो कि ट्रेकिया की इंजरी हुई है। ब्लंट इंजरी और सिवियर लेसरेशन जो कि आपके पास लेरेंजियल स्केलेटन को होगी, इसमें हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, रैपिड लॉस ऑफ एयरवे हो सकते हैं। तो इसमें जो इसने इंपॉर्टेंट बात बताई, इसने कहा है दीज पेशेंट शुड नॉट हैव एन एंडोट्रेकियल इंटरवेंशन ऑफ फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम इवन इफ देयर इज इनिशियल आपके पास इमरजेंसी भी है। आपने क्या करना है, आपने ट्रिक्लोस्टमी करनी है। पेशेंट है उसको क्रश इंजरी हुई है पेल्विक फ्रैक्चर की, ठीक है। अब आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को एवेलुएट करा है कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो कि पेल्विक फ्रैक्चर में हो सकती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। फिर आपके पास है पेशेंट है, उसको उसने मेक्यूनियम जो है वो पास नहीं किया 48 आवर्स से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एक्सरे में डायलेटेड बाउल लूप्स है, उसका जो स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाया उसमें सोडियम के लेवल ज्यादा है। इसको क्या हुआ है, इसको पेशेंट को जो है मेक्यूनियम इलियस है, किस वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। ये आपको मैंने का रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ है। फिर आपके पास है जी पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट है, मेल है, प्रेजेंट किया विद स्वेयर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, हाइपोटेंसिव है, डिहाइड्रेटेड है। क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसकी आईवी फ्लूइड एंड सपोर्टिव केयर दे देनी है। ये आपको मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, स्वेयर पेनक्रेटाइटिस जो है वो मेंशन की हुई है। फिर आपके पास स्टैब वुंड है, चेस्ट को स्टैब वुंड हुआ है, उसका इंटरकोस्टल ड्रेन आपने इंसर्ट किया, इनिशियल ड्रेनेज उसका जो है वो इज मॉडरेट पर परसिस्टेंट ब्लीडिंग कंटिन्यू कर रही है। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ विच इज द इंडिकेशन कि आपकी थोरेकोटॉमी करनी होगी अगर आपका 200 ml ब्लड आ रहा है फॉर 3 आवर, तो आपने क्या करना है, आपने थोरेकोटॉमी कर देनी है। या तो आपको 1500 ml से ज्यादा ब्लड आया, या आपका 200 आया 3 to 4 आवर में, ठीक हो गया। फिर आपके पास पेशेंट है, उसको वो इलेक्टिव क्रेनियोटॉमी करनी है, ठीक है। अब आपने गाइडलाइन ये है कि आपने हेयर रिमूवल कब करनी है, आपने ऑन टेबल करनी है, और ऑन टेबल आपने किससे करनी है, क्लेपर से करनी है। ये तो हमारा आईएमएम के लेवल का क्वेश्चन है। फिर है जी आपके पास, आप कोलोरेक्टल सर्जरी कर रहे हो, प्रोफाइलेक्टिकली आपने एंटीबायोटिक कब देनी है, तो आपने 30 मिनट, इसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर बन रहा था वो 30 मिनट्स बन रहा था, क्योंकि वैसे आपने एंटीबायोटिक कब देनी है, विद इन 1 आवर। विद इन 1 आवर का में 6 आवर 70 मिनट कुछ भी जो है ये सेफेस्ट नहीं था। सेफेस्ट ये है कि आप विद इन 30 मिनट उसको, या एट इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया आप उसको एंटीबायोटिक दे दो। फिर आपके पास है पेशेंट है 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वेट लॉस के साथ। इमेजिंग में आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है रेक्टोसेगमोइडल जंक्शन के ऊपर, क्या हो सकता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन आपके पास जो लार्ज लेफ्ट साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मोइड, या रेक्टम में आपके पास क्या होंगे, नर्विंग लेजन या ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन जो होंगे वो कार्सिनोमास होंगे। फिर आपके पास स्पॉन्टेनियस 28 ईयर ओल्ड है, स्पॉन्टेनियस ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम सिंगल डक्ट,
सिंगल स्पॉन्टेनियस और सिरस या सिरस एग्नस डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। तो इसके लिए आपका आपने हमेशा ट्रिपल असेसमेंट करानी है और इसमें रीअश्योरेंस नहीं करनी। और ये मोस्ट कॉमन क्या है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस निबल डिस्चार्ज फ्रॉम सिंगल डक्ट इज सॉलिटरी, सेबेस्टियन का रेफरेंस है, सॉलिटरी इंट्राडक्टल पेपिलोमा 60 to 80%। और इसके अलावा आपके पास जो है लंच का रेफरेंस भी दिया हुआ है। फिर आपके पास पेशेंट है सीए ब्रेस्ट का, उसको क्या है, फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर हर टू नेगेटिव है, ईआर पॉजिटिव है, के आई 67 लो है। ये फीचर जो है वो फेवरेबल प्रोग्नोसिस के साथ है। ये आपके पास कौन सी फीचर्स है, विच फीचर इज एसोसिएटेड विद फेवरेबल प्रोग्नोसिस, पीआर प्रॉस्पेर पॉजिटिविटी जो है वो आपकी फेवरेबल प्रोग्नोसिस देती है। अब आपके पास इसमें जो सबसे अच्छा वाला वो है जो गुड प्रोग्नोसिस के साथ है वो आपके पास ल्यूमिनल ए है। ल्यूमिनल ए में क्या है, ईआर पॉजिटिव है, पीआर पॉजिटिव है, HER2 नेगेटिव है और के आई 67 जो है वो लो है। के आई 67 क्या होता है, ये माइटोटिक इंडेक्स होता है कि सेल कितनी जल्दी रैपिडली डिवाइड करेंगे, वो लो होगा। तो ल्यूमिनल ए है। ल्यूमिनल ए वाले क्या होते हैं, वो उनको आप कीमोथेरेपी से बचा सकते हो, उनमें हम कीमोथेरेपी स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है, उसका की 67 लो है उसका इंडेक्स। हिस्टोपैथोलॉजी इंडिकेट क्या करेगी कि ये उसका बेटर प्रोग्नोसिस है और उसकी लो प्रोलिफरेशन एक्टिविटी है। अब आपने इसमें फैक्टर्स देख लो, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देख लो, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देख लो। फैक्टर क्या है कि अगर ईआर पॉजिटिव है अच्छी बात है, अगर पीआर पॉजिटिव है अच्छी बात है, HER2 स्टेटस नेगेटिव होना अच्छी बात है, क्या 60 लो होना अच्छी बात है, ट्यूमर का साइज ट्यूमर का ग्रेड लो होना, ट्यूमर का साइज कम होना, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट ना होना, मॉलिक्यूलर ल्यूमिनल ए जो है वो अच्छा है और ट्रिपल नेगेटिव जो है वो बैड प्रोग्नोसिस में आता है। अच्छा जी, फिर आपके पास लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन ना होना गुड प्रोग्नोसिस में आता है। एज ओल्डर और पोस्ट मेनोपॉज जो होते हैं वो बेहतर प्रोग्नोसिस देती है, यंगर एज प्रेजेंटेशन जो है वो वर्स्ट प्रोग्नोसिस देती है। रिस्पॉन्स टू न्यू एजेंट अगर कंप्लीट रिस्पॉन्स दे रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहा है, रेजिडुअल डिजीज आफ्टर ट्रीटमेंट आ रही है तो पूरा रिस्पॉन्स देगा। फिर आपके पास 6 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया विद परसिस्टेंट बैक पेन, वीकनेस है उसको, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है, लेबोरेटरी ने आप बताया कि उसको नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, हाइपरकैलिसीमिया, एक्सरे में आपके पास पॉइंट आउट लेजन है और इसमें मल्टीपल सर्जिकल टीम जो है सस्पेक्ट करी मल्टीपल माइलोमा। और मल्टीपल माइलोमा के लिए आपके पास जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, इसमें प्रेजेंस ऑफ बेंस जॉन्स प्रोटीन होनी चाहिए। इसका रेफरेंस आपको पहले में मिलेगा। फिर आपके पास है ये पेशेंट आया है, उसको हेडेक है, पाल्पिटेशन है, एक्सटेंसिव स्वेटिंग है, स्वेयर हाइपरटेंशन है, सीटी ने एड्रीनल मेडुला को कोई ट्यूमर बताया जो कि सजेस्टिव ऑफ फियोक्रोमोसाइटोम है। क्या करेंगे, पेशेंट जो है वो पाल्पिटेशन ट्रैकीकार्डिया दे रहा है, आप उसको अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दे दोगे। आपने एबीसी याद रखना है, पहले अल्फा फिर बीटा ब्लॉकर और फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो। पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, हाई ग्रेड फीवर है, एजिटेशन है, वॉमिटिंग है, ट्रैकीकार्डिया, ऑल्टर मेंटल स्टेटस है। उसने जो है एंटी थायराइड जो मेडिकेशन है वो स्टॉप की है। एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, डायग्नोसिस ऑफ थायराइड स्टोन बन गया है। अब आपने क्या करना है, थायराइड स्टोन में आपने सबसे पहले क्या करना है, आईवी फ्लूइड देना है, बीटा ब्लॉकर देना है और एंटी थायराइड ड्रग दे देने। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आया कि 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि एंटी कोगुलेंट पे है, ठीक है, एंटी कोगुलेंट के ऊपर था, उसने प्रेजेंट किया है और सडन स्वेयर पेन एंड स्वेलिंग द राइट हाइपोकॉन्ड्रोप आफ्टर एपिसोड ऑफ कफिंग। आप इसमें देखो पेशेंट आपको सिनेरियो आपको किस तरफ लेके जा रहा है। ओल्ड एज पेशेंट हो, एंटीकोगुलेंट ले रहा हो, कोई सडन उसने काम किया हो, कोई जर्क किया हो या हैवी वेट लिफ्ट किया हो तो उसके बाद उसको एक स्वेलिंग बन गई हो, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, वो आपको रेक्टस शीट हेमाटोमा होगा, ठीक है। ये सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक जो वेसल्स है उनके रप्चर होने की वजह से हो सकता है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल के रप्चर होने की वजह से हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट खातून है, ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी वेसल रप्चर हुई है तो उसके बाद वो हेमाटोमा के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें एप्साइड सेकंड एडिशन का आपको रेफरेंस भी दिया हुआ है, किस तरह प्रेजेंट करता है, क्या मैनेजमेंट है, इन्फेक्ट हो जाए तो क्या करना है, अगर इन्फेक्ट ना हो तो क्या करना है, ये सारी बातें आपको इसी रेफरेंस क्वेश्चन में मिल जाएंगी। फिर आपके पास 29 ईयर ओल्ड मेल है, हाई एनर्जी ओपन फ्रैक्चर हुआ है उसका, टिबिया फ्रैक्चर ऑफ टिबिया फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, आपने एडमिट किया है, आईसीयू में एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू का लॉस है और स्वेयर लिम्ब स्वेलिंग भी है। आपने इनिशियल मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने स्केलेटल ट्रैक्शन लगानी है, ये आपको स्केलेटल ट्रैक्शन जो बैग की डायग्राम है वो भी मेंशन की हुई है। फिर आपके पास आता है जी पेशेंट है, एक्सटेंसिव ओपन टिबियल फ्रैक्चर है, स्वेयर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, सिनेरियो आपको जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, आपने क्या करना है, 4 कंपार्टमेंट फेशियोटमी कर देंगे। ये आपका रेफरेंस क्वेश्चन है। अच्छा जी, फिर आपके पास 54 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया विद रिकरेंट राइट साइड इंग्वाइनल स्वेलिंग। पहले उसको जो है वो मैश ओपन मैश
शून्यप्लास्टी हुई थी। जब प्रीवियस अगर ओपन मैच शून्यप्लास्टी हुई होती है तो आपने रिकरेंट के लिए क्या करना होता है, आपने लेप्रोस्कोपिक टैप रिपेयर करना होता है। इसका मुझे लगता है मैंने पहले का मेंशन किया हुआ है रेफरेंस, लेकिन इसका जो है रेफरेंस आपको सेबेस्टियन में भी मिलेगा। सेबेस्टियन ने भी इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, और रेफरेंस जो आपका क्वेश्चन है वो आपका वेबसाइट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो है फरवरी का 2026 का पेपर कंप्लीट हो गया है। ये आपको पेपर जो है वो चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, और ये इंशाल्लाह जो मेरी सेकेंड एडिशन की बुक होगी उसमें ये पेपर भी ऐड हो जाएगा, और जो सितंबर वाला पेपर होगा वो भी ऐड हो जाएगा।